जो उनसे एक आप देखते ना कि हाँ वो आप उनसे रिलेट जिस तरीके से कर पा रहे हैं, वो क्यों इतना उभर के सामने आ रहा है? मेरा पूछना सवाल कुछ ये था। पता नहीं क्यों आ रहा है। मैं भी समझ नहीं पाता इस बात को कि क्यों उभर कर आ रहा है। मैं कभी समझ नहीं पाया कि मैं इतने सारे बंदों में एक उसी बंदे से, भगत सिंह संधू से इतना अधिक रिलेट क्यों किया। और उनसे वाकई आपसे ही बोल रही हैं कि मैं इस तरीके से उनको डिस्क्राइब करता हूँ जैसे कि मैं उनसे हाथ मिला रहा हूँ, जैसे उनसे बातें कर रहा हूँ, जैसे आत्मीयता के साथ में। आप और लोगों ने पढ़ा है उनको, लेकिन मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि मैंने उनको देखा है। मतलब मैंने उनको देखा है, चलते हुए देखा है, बात करते हुए देखा है, उनको लाहौर नेशनल कॉलेज में घूमते हुए देखा है, उनको पोट्री पढ़ते हुए देखा है, ग्वालियर में मांडरे की माता पर उनको और आजाद साहब को गाने गाते हुए देखा है। ये सब मैंने इमेजिन किया है, ठीक वैसे जैसे कि मैंने हौसलों को जी जी। एक चीज मैं पीयूष जी पूछना चाहूंगा, आज एक और हमारे स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की जयंती है और सावरकर जी गांधी जी से आयु में 16 साल छोटे थे, जैसे अभी आपने बताया भगत सिंह जी का, मगर वो अपने जीवन में बहुत सारे लोगों की प्रेरणा बने। लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा, अनंत कान्हेरे, पांडुरंग खान खोजे, खुद भगत सिंह, कामरेड डांगे और राजगुरु वगैरह। अभी जब हमारे जो आजादी की लड़ाई के सिपाही हैं, उनकी अगर ब्रैकेटिंग होती है, उन्हें अगर पॉलिटिकल नक्शे में रखकर देखा जाता है, तो आप इस ब्रैकेटिंग को कैसे देखते हैं और उस लड़ाई को कैसे देखते हैं? इनको सबको इंक्लूड करना चाहिए सर, इनको सबको इंक्लूड करना चाहिए, भले सावरकर हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे सरदार भगत सिंह हो, बिना कोई पॉलिटिक्स किए, बिना देखे कि किस धड़े से बिलोंग करते थे, आरएसएस या वामपंथी थे, आरएसएस थे, ये बिना किसी धड़े के जिन लोगों ने आजादी में अपना खून बहाया है, पसीना बहाया है, उन लोगों को इंक्लूड करना चाहिए। मैं खाली यही बोलूंगा इस बात, बाकायदा करना चाहिए, सबको इंक्लूड करना चाहिए। और वही नहीं, बल्कि जिन लोगों, जो लोग जिनका नाम भी नहीं आया कहीं, जिनका नाम भी नहीं आया कहीं, जिनका नाम भी नहीं आया कहीं, उनको भी जो है आपके आजादी की लड़ाई में इंक्लूड किए जाने का हक बनता है, उनका हक बनता है। हम लोगों ने क्या आजादी पाई, हम लोगों ने आपके पेट में रखी हुई आजादी पाई है, इन लोगों ने काम किया एक्चुअली। और इनके काम करने के बाद हमने इन्हें धड़े में बांट दिया कि आरएसएस थे, ये वामपंथी थे, ये सोशलिस्ट थे, ये कांग्रेसी थे और हिंदू महासभा के थे। अरे बाबा, दे वर ह्यूमन बीइंग्स, दे वर ह्यूमन बीइंग्स। उस वक्त ये सब लड़ाई के लड़ रहे थे। खत्म करते हैं बातचीत, खत्म करते हैं बातचीत। मुझ पर वैसे ही बहुत इल्जाम लगते हैं कि मैं यहाँ से वहां हो गया, वहां से यहाँ हो गया। मैं समझ नहीं पाता कि ये क्या बच्चों जैसी बातें हैं कि कोई बंदा या तो वामपंथी है या नहीं है, और नहीं है तो वो आरएसएस का पक्का पक्का होगा। अरे बाबा, कोई तीसरा डायमेंशन नहीं हो सकता क्या? एक आध्यात्म नाम का डायमेंशन नहीं हो सकता कि एक बंदा, हिंदुस्तान के संविधान ने मुझे इस बात का अधिकार दिया है कि मैं अपनी मानसिकता को, इंडिपेंडेंट मानसिकता को एक लेवल पर विकसित करके, जी बिल्कुल, तो मुझे उस मानसिकता के साथ रहने का हक होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यही बोलती होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हितेश, मैं आ गया हूँ अभी, और हम लोग, और जो लाइफ में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी वो हमने उसको और दूर कर लिया है। अनुराग जी, जी 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 जी, आप प्रारंभ करें। मैं एक सवाल इसी से जुड़ा, एक पश्यंती शुक्ला ने आपसे सवाल पूछना था, लेकिन उससे पहले अनुराग सक्सेना का भी एक सवाल था। और अनुराग सक्सेना का थोड़ा सा जिक्र मैं पीयूष भाई ये करूं कि ये जयपुर से हैं और पिछले कई सालों से जयपुर यूथ फेस्टिवल, एक बड़ा प्लेटफॉर्म, एक बड़ा, हाँ, मैंने सुना है उसके बारे में, आपसे एक बार चर्चा भी हुई थी जयपुर यूथ फेस्टिवल जी आने का। तो जयपुर यूथ फेस्टिवल चलाते रहे, और वो आपसे सवाल करना चाहते हैं। अनुराग भाई, अगर आपको आवाज आ रही है कीजिए। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। नमस्कार पीयूष भाई। जी नमस्कार। कैसे हैं आप? आपसे मिल चुका हूँ एक बार ना। बिल्कुल मिले हैं, हम लोग मिले हैं। हम 2-3 बार मिले हैं इनफैक्ट। मेरा प्रश्न बॉलीवुड पर ही मैं वापस लाना हूँ आपको। थोड़ा सा हम इधर उधर जाते हैं, वापस बॉलीवुड पे आना जरूरी रहता है। वर्षों से हम देखते हैं फिल्मों में कुछ सिग्निफिकेंट किरदार होते हैं और उन किरदारों को लगातार लंबे समय से हम देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक फिल्म है, उसमें कोई लाला होगा या बनिया होगा तो वो एकदम धूर्त होगा, लालची होगा, बेईमान होगा और कभी कभी तो लंपट भी होगा। और कोई पंडित होगा तो वो निश्चित रूप से व्याभिचारी होगा, लोगों पर अत्याचार करने वाला होगा। और ठाकुर तो सबसे ज्यादा बदमाश होता है, रेपिस्ट होता है, एंड मतलब ऐसे कुछ ये हमको मालूम है पहले से, ऐसा होता ही होता है। लेकिन एक तरफ, दूसरी तरफ एक खान चाचा होता है या अब्दुल होता है। आवाज नहीं आ रही आपकी? मेरी आवाज नहीं आ रही? अब आ रही। दूसरी तरफ एक खान चाचा होता है या अब्दुल होता है,
तो वो बहुत ही नमाजी होता है, 5 टाइम का 7 टाइम का नमाजी होता है, और बहुत ज्यादा वो सबकी मदद करने वाला होता है। या फिर डीसा, सिस्टर डीसा होती है, या एक कोई पादरी होता है, वो बहुत प्रेम करने वाला होता है। तो ये कुछ चीजें ऐसी फिक्स्ड हो गई हैं। और पाताल लोक जैसा अभी एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो रिलीज हुआ है, उसमें तो इसकी पराकाष्ठा है। पहले हमको ये लगता था ये संयोग है, पर अब लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ इसके पीछे कुछ पकता है, कुछ प्लान्ड है। मैं केवल आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आज के समय में, जब हम सब लोग यानी दर्शक बहुत ज्यादा समझदार हो गया, उसको मालूम है उसे क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, ये जो चल रहा है, ये कितने लंबे समय तक इसको चलाया जाएगा और ये कहां तक ठीक है? ये मैं वैसे ही कंट्रोवर्शियल आदमी हूँ साहब, आप मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं तो मैं और फंस जाऊंगा। अभी बिल्कुल कंट्रोवर्सी, बिल्कुल ऐसे रिसेंटली कंट्रोवर्सी, इसलिए इस सवाल को छोड़ते हैं, इस सवाल का जवाब बाद में देंगे। चलिए, मैं दूसरा इसी से जुड़ा हुआ एक और, इससे थोड़ा अलग हटके लेते हैं, फिल्मों पे वापस आते हैं। आप इनफैक्ट आप बल्ली मारान, सब लोग हम जानते हैं, बल्ली मारान को सुनते हैं तो माने मन में, मैंने तो एक बार लाइव भी थोड़ा हिस्सा उसका देखा है। तो आपकी क्या नजदीक है ज्यादा, बल्ली मारान या थिएटर या फिल्में? थिएटर सर, थिएटर मैं पला हूँ थिएटर पर, मतलब थिएटर मेरे रूट्स हैं। मैं ये कह सकता हूँ 16 साल बाद मैंने दोबारा थिएटर में वापसी करी अपने प्रिय भगत सिंह के द्वारा, तो थिएटर में रूट्स हैं। थिएटर में मुझे नींद आती है, मतलब आराम से सोता हूँ, मुझे नींद आती है थिएटर करने के बाद में। और जो है बल्ली मारान के बाद में, एक तो मेरा कर्ज था गालिब साहब, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ उनकी। दूसरी बात, दिल्ली में रूट्स हैं, दिल्ली में ही मैं पला बड़ा हूँ, मेरे सारे सांस्कृतिक रूट्स जो है दिल्ली में है, तो उसको वोट देने की इच्छा थी, इसलिए मैंने इसका नाम बल्ली मारान रखा। और इसके बाद में जो है कुछ गाने, अधिकतर गाने जो कि सिनेमा के नहीं है मेरे, लेकिन जो बहुत ही सुनने वाले हैं, उनको जो है दुनिया तक पहुंचाने के लिए मैंने बल्ली मारान का सहारा लिया। इनको जो है आपके बाकायदा संयोजित करके, म्यूजिक संयोजन करके इनको मैंने बैंड की शक्ल दी। तो सबकी जगह अपनी अपनी है, इसमें किसी का भी किसी से कंपैरिजन नहीं हो सकता। मुझे सब में मजा आता है। सिनेमा से मुझे पैसे मिलते हैं, जो कि बहुत जरूरी है, तो सिनेमा से मेरे 20 बच्चों का पेट भरता है, बहुत जरूरी है। सिनेमा इज अ वंडरफुल बेस्ट ऑक्यूपेशन ऑफ द वर्ल्ड, तो इसलिए जो है सिनेमा को मैं बहुत पसंद करता हूँ। मैं एक सवाल, चूंकि अब थोड़ा मामला उधर जा रहा है और क्वेश्चन थी, इरफान खान पर कुछ बात आपने भी अपनी पोस्ट में कहा था, एक बड़ा दुखद वाकया हुआ। क्या आपका तो चूंकि एसोसिएशन था, आप 1 साल सीनियर रहे हैं शायद एनएसडी में, और आपने एक फोटो भी शेयर की थी, उनका जाना कैसे देखते हैं आप? और एक उनको लेकर पूरे अक्रॉस इंडिया में बड़ा एक वो रहा, लोगों ने, हर वर्ग के लोगों ने जो उनको फिल्म देखता है नहीं देखता है इस तरह से पसंद किया था। उस पर मैं आप जरूर चाहूंगा कि आप कुछ बताएं, क्या कुछ फीलिंग रही और क्या कुछ एसोसिएशन था आपका? हाँ, मेरे से 1 साल जूनियर था, मैं 86 में पास आउट हुआ, वो 87 में पास आउट हुआ, और 88 में कोई बैच नहीं था, वो 0 बैच था एनएसडी का। तो हम दोनों बैचेस आपस में बहुत करीब आ गए थे। और उस वक्त एनएसडी में क्या होता था, हमारे टाइम में तो होता था, आप मालूम नहीं होता है कि नहीं, खाते हैं, पीते हैं इसमें और सो जाते हैं और फिर एक्टिंग करते हैं सुबह उठ के। 3 साल वहां पर और कुछ नहीं चलता था, सिर्फ एक्टिंग होती थी, एक्टिंग की बातें होती थी। पिक्चरें देखो, थिएटर देखो, एक्टिंग की बातें करो, एक्टिंग की थ्योरीज डिस्कस करो और एक्टिंग करो। तो इरफान वहां पर जाने के साथ ही हर बंदा अपने अपने धड़े में, अपने अपने स्कूल ऑफ एक्टिंग को खोजने लगता है। तो मैं था इंट्यूटिव एक्टिंग से और इरफान था थिंकिंग एक्टर, तो हम दोनों बड़े एक दूसरे की एक्टिंग के खिलाफ थे। तो उसके बाद में फिर वहां से पास आउट हुआ, उसके बाद में सीधे वो बॉम्बे आ गया। मैं 1 साल के लिए बॉम्बे आया था, जिसकी की वो फोटोग्राफ है जब हम लोनावला गए थे 89 में। उसके बाद में वो यहाँ रहा, उसने सिनेमा किया, टेलीविजन किया, मैंने वहां पर रहकर थिएटर किया। उसके बाद में संयोग से हमें विशाल भारद्वाज ने मकबूल में एक साथ जब प्रस्तुत किया, वहां पर हमने जो कुछ भी पिछले 10-15 साल में सीखा था वो हमको दिखाने का मौका मिला, आजमाने का मौका मिला। वहां पर हमारी और घनिष्ठता हुई। और मैं फिर बोलूं कि इरफान से मैं उतना घनिष्ठ नहीं था जितना कि दिग्मांशु धूलिया है या विशाल भारद्वाज है, इनके साथ उसने काम किया है। उसके बाद मुझे उसके लिए एक फिल्म करने का मौका मिला, लिखने का मौका मिला, जिसका नाम था मदारी। पहले मैं लिख रहा था, बाद में मैंने छोड़ दी किसी कारण से। तो उसके बाद में आपके मतलब मैं भी इस मुकाम पर पहुंच चुका था, वो तो खैर बहुत ही आगे बढ़ चुका था। तो तसल्ली से, वो बड़ा चार्मिंग बंदा था, मतलब एज एन एक्टर तो था ही था, वो बड़ा चार्मिंग, एक एक्स फैक्टर है उसमें जिसे कहते हैं चार्म, वो मेरे ख्याल से हम में से किसी में भी नहीं था। वो उसका चार्म जो था ना,
वो बड़ा घातक था, वो बहुत ही सम्मोहित करने वाला था। तो वो मेरे ख्याल से 53 साल की उम्र में मेरे ख्याल से जाना जो है उचित नहीं था, उसने गलती की। 53 साल की उम्र में नहीं जाना चाहिए था उसको, और थोड़ा रहता। और अभी तो उसका कैरियर बिल्कुल ही उफान पर था, ना मालूम कितना कितना गुल खिलाता वो अभी अगर आगे बढ़ता तो। मुझे मैं काफी तकलीफ हुई थी उसके नाम से, जब इरफान का नाम आता है तो। भगवान ने उसकी आत्मा को शांति दे। पश्यंती शुक्ला हमारे साथ हैं, ये भी जर्नलिस्ट हैं, आजकल एड फैक्टर में काम करती हैं, जो कि एक वैसे, और एंकर रही हैं, जर्नलिस्ट रिपोर्टर रही हैं। पश्यंती, आपको आवाज मिल रही है तो? आवाज आ रही है? जी हाँ, आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। पहले तो शब्द उत्सव को मैं धन्यवाद दूंगी कि इस प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने के लिए और पीयूष जी को हमारे इतने नजदीक लाने के लिए। थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है हम जितने यहाँ पर हैं, जितने देख रहे होंगे आपको, और बहुत सारे लोग हैं जो आपके चाहने वाले होंगे, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच टू शब्द उत्सव। पीयूष जी, मेरा एक सवाल ये था, मैं ज्यादा थोड़ा काव्य की तरफ ज्यादा मेरा झुकाव बहुत ज्यादा है, तो आप काव्य की तरफ, पोइट्री की तरफ। जी, तो आपकी मैंने कभी एक रचना पढ़ी थी कि आज की बातों को कल पे छोड़कर तुम खुश रहो, आज की बातों को कल पे छोड़कर तुम खुश रहो, फिर बातें ना होंगी, कौन किसको क्या पता। तो मेरा सवाल मैं यहीं से शुरू करूंगी। जब जनवरी में केरल में पहला केस आया था कोरोना का, तब किसी को नहीं पता था आगे क्या होने वाला है। आज के डेट में हम लोग लॉकडाउन में है, हमें नहीं पता लॉकडाउन कब तक चलने वाला है, क्या स्थिति होने वाली है। आपने इस डिस्कशन का ओपनिंग जहां से की थी, मैं वहां पे जाना चाहती हूँ। आपने, आपके जैसा व्यक्ति, आपने बोला कभी कभी ना अकेलापन या डिप्रेशन टाइप की फीलिंग होती है। हम ऐसे केसेस रोज सुन रहे हैं कि डिप्रेशन के लोग शिकार हो रहे हैं, एंजाइटी के हो रहे हैं, कोई कहीं से बहुत मतलब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण खबरें भी आती रहती हैं, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट सुनते रहते हैं। ऐसे में आप इन प्लेटफॉर्म्स की, साहित्य की, काव्य की, या जो हमारे इस वक्त ओटीटी है, ये नेटफ्लिक्स वगैरह, इनकी क्या भूमिका देखते हैं? कोई सकारात्मक भूमिका हो सकती है इस चीज को बाहर लाने में? बहुत 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 मतलब ये लोग कतारसिस करने में हमारा सहयोग करते हैं, है ना। अभी मैं जितनी बातें कर, मैं बहुत सारे इस वक्त जो चैट्स बहुत कर रहा हूँ, ये जो है इंस्टाग्राम लाइव या ये फेसबुक लाइव या ये हो गया आपसे, ये सब करने की मेरी एक्चुअली, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो मैं शायद ये सब नहीं करता, क्योंकि इतना अधिक मैं बोलता नहीं अपने बारे में। शब्द नहीं है, एक्सपीरियंसेस नहीं है, खत्म हो जाते हैं, लेकिन खुद निकालने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं। इस वक्त लोगों को, मुझे नहीं, बहुत लोगों को सुनने की जरूरत है। लोग सुनना चाहते हैं, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं कि यार हमें कुछ सुनाओ, हमें कुछ दिखाओ, हमें हंसाओ, हमें पेप टॉक दो। हमारा फर्ज बनता है इस वक्त कि आपके जितना अधिक लोगों को सुना सकें और जितना सार्थक सुना सकें, उतना ही बेहतर रहेगा। मैं जितने पुराने गाने हैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे गाने आ भी रहे लगातार, आपने देखा होगा 3-4 हफ्ते से। जितने गाने, जितनी पोट्री निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, जितनी बकवास कर सकता हूँ उतनी करने की कोशिश कर रहा हूँ, जितनी बकवास कर सकता हूँ उतनी करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि लोग बाग इसलिए नहीं कि बातें पहुंचे, इसलिए कि लोग बाग इनका सुख लें। अगर मुझे जरा सा भी लगता है कि लोग बाग मुझे सुनना पसंद करते हैं, तो इस वक्त मेरा हक नहीं बनता कि मैं डिप्रेशन में जाऊं। हालांकि डिप्रेशन होता है, क्योंकि आदमी अपने आप से नहीं लड़ सकता, दुनिया भर को बेवकूफ बना ले अपने आप के सामने। रात को सोते हुए लगता है कि यार पीयूष मिश्रा कहाँ जा रहे हो, कब खत्म होगा ये सब। अगले दिन सुबह लगता है कि यार कभी खत्म नहीं खत्म होगा, तो हम खत्म हो जाए क्या? हमें खत्म होने का हक नहीं है, इसके साथ जीना पड़ेगा यार। अभी तो फिलहाल की स्थिति है कि इसके साथ रहना सीखना पड़ेगा। कि आपको क्या करना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, आगे करनी है, मुंह पे मास्क लगाना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, करो, और करके काम करो। और अच्छी बात यह है, इसका पॉजिटिव पॉइंट जो है, प्लस पॉइंट यह है कि मोर्टेलिटी रेट ज्यादा नहीं, कम बंदे जो मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, बंदे रिकवर अधिक हो रहे हैं। कि मैं ये देखने की कोशिश, मुझे लग रहा है कुछ ऑडियो में दिक्कत आ रही है पीयूष जी के। अनुराग जी, पीयूष जी के शायद ऑडियो में कोई दिक्कत है, एक बार फिर तो शायद सिग्नल्स का प्रॉब्लम है। ये खैर जूम की खासियत भी है। और अच्छा, अपने दर्शकों को हम कुछ मतलब जो जुड़े हैं, अनुरंजन झा को मैं देख रहा हूँ। अनुरंजन भाई स्वागत। अतुल गंगवार हैं, आराधना प्रधान हैं, मेरे साथ नम्रता हसीजा हैं, इन सबको मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, और आदर्श तिवारी ये हैं। आपका भी स्वागत है। अगर आप भी कुछ पूछना चाहें तो, कुछ कला, कुछ फिल्म, थोड़ा बहुत, तो आप पूछ सकते हैं। उम्मीद कि शायद पीयूष भाई शायद जल्दी जुड़े। फिलहाल उन्होंने जो कहा, हमें डिप्रेशन में नहीं जाना है और खुद से डेफिनेटली लड़ना है,
जो बात वो कर रहे थे। दो लोगों ने, हर्षवर्धन ने तो अपना सवाल ही बदल दिया डिप्रेशन को सुनकर। उन्होंने तो कहा कि नहीं, अब तो गाना ही सुना दीजिए आप उससे। नहीं, अभी अब जो है, अब पीयूष भाई वापस आए तो मैं अपना सवाल पूछता हूँ, क्योंकि अब जरूरी हो गया है। बिल्कुल, थोड़ा सा संदर्भ के साथ है। लेकिन सर ऐसा है, देखिए अगर हम कुछ चीजों से जुड़े होते हैं, किताबों से, कोई इंटरेस्ट हमारा होता है, उसको हम करते रहते हैं, तो हमारे लिए डिप्रेशन की तरफ शायद उतना हम मतलब हम अपने आप को थोड़ा स्पेयर कर सकते हैं, थोड़ा हम बचा सकते हैं कि हम जो हमारे पास वक्त है, जो समय मिला है हमको, उसका हम किसी और दिशा में उपयोग करें। और हार्ट सर सबसे अच्छा उपयोग करते हैं, हार्ट सर के लाइव ही देख लेते हैं हम तो। पीयूष भाई फ्रीज हो गए, लेकिन पीयूष भाई को मैं एक बार कॉल कर रहा हूँ मैं इधर से, जब तक इधर भावना भी हमारे साथ जुड़ गई है। मैं भावना चौधरी, भावना स्वागत आपका भी। और कुछ जो लोग, जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई, उनके तो सवाल मैंने नॉर्मली नोट कर लिए थे, लेकिन अगर कुछ और लोग बात करना चाहें कुछ हल्की फुल्की, क्योंकि उनका आग्रह ये था कि यार बहुत कंट्रोवर्सी वाले सवाल मत करना, मेरे को फंसा मत देना। तो ठीक है, नहीं बिल्कुल सही है, कंट्रोवर्सी तो सर रोज ही होती रहती है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने सबसे पहले पीयूष मिश्रा को 1998 में जब मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था, तो टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए कुछ एक कॉलम होते थे, तो एनएसडी में इन्होंने एक दिल से वाली फिल्म करी थी, और ये मणिरत्नम के साथ काम करके लौटे थे। तब मैं एक तरह से कह दीजिए कि छोटा रिपोर्टर था, तो मैंने इनसे इंटरव्यू लिया था। उस दौरान से इनकी जान पहचान है, लेकिन इंसान के तौर पर गजब के आदमी, खुलकर बात करने वाले, जो दिल में होता है आमतौर पर वो जबान पे आ ही जाता है। कहते हैं कि कभी कभी इसके चलते मैं कंट्रोवर्सी में फंसता हूँ। तो आज जब हमने ये आग्रह किया कि हम फिल्मों की बात करेंगे, सिनेमा में जो ट्रेंड चल रहा है उसकी बात करेंगे, कुछ लोग अपने, चूंकि हमारी ज्यादातर कम्युनिटी मीडिया की है, जर्नलिज्म की है, तो लिहाजा हम उसकी बात करेंगे। तो वो राजी भी हुए और इसी पर बातचीत करेंगे। आप एक बार बात कर लो तो अच्छा रहे। पीयूष भाई है नहीं, मुझे लगता है वो दोबारा लॉगिन करने वाले होंगे बहुत जल्दी। तब तक आप 1 मिनट करें, तब तक क्योंकि उन्होंने लॉग आउट किया है। प्रशस्ति के जो सवाल था उससे जुड़ा हुआ एक बात मैं कुछ कहूं? हाँ बिल्कुल कायनात, मेरा नाम पश्यंती है। ओह सॉरी, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। जैसे अभी सभी लोग इस बात से चिंतित होते हैं कि अरे हम लॉकडाउन में हैं, हम फंसे हुए हैं, लेकिन मैं हमेशा हर चीज में एक सिल्वर लाइन देखने की कोशिश करती हूँ कि हम सब शायद जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा सोचते थे कि अपने साथ कुछ एकांत मिले और मैं खुद से मुलाकात करूं। मैं ऐसा सोचती थी कि जीवन में मुझे मौका मिल जाए कि मैं 1-1.5 महीने के लिए अपना बस्ता बांधूं और कहीं पहाड़ों पर जाकर किसी झोपड़ी में रह लूं और खुद से बातें करूं, खुद से मुलाकातें करूं, क्योंकि हमारे व्यस्त जिंदगी में अपने से बात करना तो। अनिल पांडे जी भी आ गए। अनिल पांडे जी, हम का विशेष धन्यवाद हम सबको करना चाहिए, क्योंकि ये आयोजन उन्हीं की वजह से हो पा रहा है। तो अनिल जी का हम धन्यवाद कर लेते हैं। अनिल जी बैकबोन है। अनिल जी बैकबोन है। अतुल भाई, आप से अगर सवाल नहीं पूछेंगे तो मुझे लगता है कि फिर ये अधूरा रह जाएगा। आपका काम, आप फिल्मों को लेकर आप जो भी काम करते रहे, क्योंकि आपसे मेरी बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन आप जुड़ गए, इसलिए पहले तो शुक्रिया आपका, धन्यवाद। और अगर आप पूछना चाहें तो बताएं। नहीं बिल्कुल, अगर पीयूष भाई दोबारा जुड़ेंगे तो अच्छा लगेगा। अभी जुड़ रहे हैं। राजीव तुली जी भी हमको दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं, हो सकता है कुछ और काम कर रहे हो। नहीं वो सुन रहे हैं सर आपको। अच्छा राजीव जी आपका माइक ऑफ है, माइक ऑफ है आपका। अतुल गंगवार जी हमारे बीच में खुद अच्छे फिल्म मेकर हैं, और अभी जो संसद जो अभी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार होता है, हर साल वितरित किया जाता है भारत सरकार की तरफ से, उसके जूरी मेंबर भी पिछली बार रहे हैं अतुल जी। राजीव जी कुछ बात कह रहे थे। हाँ, आपने सब कंट्रोल अपने पास रखे हुए हैं, इस कारण से मुझे लगा कि कहीं और से कुछ मैं इन्फिल्ट्रेट करके कुछ अपनी बात कहता हूँ, कुछ व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहा था। राजीव जी आवाज नहीं आ रही ठीक से आपकी। राजीव जी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है। पीयूष भाई आ गए शायद। जी आपको आवाज आ रही है पीयूष भाई? मेरे आ रही जी। हाँ, तो मेरे ख्याल से आखिरी सवाल का जवाब मैंने करीब पूरा दे दिया था। जी जी जी। एक सवाल मैंने अपने लोगों को बताया कि देखिए, अब ये आपकी बात अभी ये मल्टी कॉन्टिनेंटल हो गई है। एक मेरे सहयोगी ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न से जुड़ गए हैं, सिद्धार्थ भारद्वाज हैं, ये वहां से जुड़ गए हैं, और हाँ, आपके वहाँ के एक रेडियो में काम करते हैं अनुराग जी।
अच्छा अच्छा अच्छा। थोड़ा एक्ट 1 के बारे में भी तो बताइए। आपका मैंने अभी बताया कि आपका जो यहाँ समय रहा, एक्ट 1 का आपने लंबा समय गुजारा, आपके साथ के तमाम लोग चले गए थे बॉम्बे, लेकिन आप यहाँ थे। मुझे 1998 99 जब दिल से आई थी तब आपका याद है, तब आपका पहला मेरा वो हुआ था संपर्क। एक्ट 1 कैसा था उस दौरान का, वो क्या था? और खासकर आप शायद मनोज वाजपेयी और आशीष विद्यार्थी और एन.के. शर्मा, ये सुना था मैंने कि एक जोड़ी थी, एक तिकड़ी थी पूरी, या चौकड़ी कह लीजिए। हाँ, एक्ट 1 था, एक्ट 1 ग्रुप था, एक्ट 1। मुझे दरअसल अपने परिवार से कभी सुख नहीं मिला, पारिवारिक सुख नहीं मिला, तो मुझे पहला सुख नहीं मिला था एक्ट 1 का। वही मेरा एंट्री थी परिवार में, और वही मेरी कम्युनिज्म में एंट्री थी, वही मेरी लेफ्ट में एंट्री। मेरे लेफ्ट से पहला परिचय जो है वो जो है वहीं हुआ और टूटा भी वहीं। तो बहुत खूबसूरत किया, बहुत बढ़िया काम किया, और अंततः जो है वो फिर बहुत ज्यादा लेफ्टिस्ट हो गया ग्रुप। मैं इतना ही बोलूंगा उसके बारे में, और बोलूंगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। इतना ही बोलूंगा कि बहुत ज्यादा लेफ्टिस्ट हो गया ग्रुप, बहुत ज्यादा लेफ्टिस्ट हो गया। इसमें स्टालिनिज्म आ गया, स्टालिन जो है आपके मतलब बहुत दूर तरीके से हावी हो गया था, तो फिर मुझे छोड़ना पड़ा। तो ये है मेरी एक्टिंग हिस्ट्री। बाकी ये जितने आपने नाम लिए सब जो है मेरे हम पहला हमने वाला थे, सब लोगों ने बहुत हेल्प करी मेरी, और आज भी करते हैं। लेकिन आपका जो नेचर है उसमें एक्टिविज्म चल पाता था उनका, मतलब आपको लोग मानते हैं कि आप जो मेरा नेचर उस वक्त ऐसा नहीं था। मेरा नेचर उस वक्त बहुत कमजोर था, बहुत ही कमजोर शख्सियत का मालिक था। ड्रिंक भी करता था ऊपर से, वो कमजोरी थी मेरी, और उसके हिसाब से दबाव मुझ पर आसानी से हो सकता था। आपने मुझे उस वक्त देखा नहीं एक्चुअली। उस वक्त का पीयूष मिश्रा और आज के पीयूष मिश्रा में मैंने ग्रो किया है। मैं तब से लेकर अब तक जो है आज ग्रो कर पाया हूँ, और इसीलिए मुझे अपने आप से आज प्यार है, क्योंकि आज की जो स्टैंडिंग है मेरी वो जो है ग्रो की स्टैंडिंग है। आज कहीं जाकर मैं अपना फलसफा इसीलिए बोलता हूँ मैं कि लेफ्ट और आरएसएस इनके अलावा एक और तीसरा डायमेंशन होता है, उस डायमेंशन पर मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ स्वतः अपनी मर्जी से, इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी के तौर पर। उससे मुझे बड़ा प्यार है, तो वही है। मतलब वहाँ बहुत सारे लोगों को परेशानी इसलिए होती है कि ये इतना ग्रो शायद होती है कि इतना ग्रो नहीं करना चाहिए था पीयूष मिश्रा को, कहीं तो जो है वश में रहता। तो मैं वश में नहीं रहता आज पर, मैं ऊपर बढ़ गया, मैं आगे बढ़ गया। अनुराग, एक सवाल मुझे लगता है कि अब मैं चाहूंगा अगर पीयूष भाई उसका जवाब दें, क्योंकि अभी जो बात हो रही है पीयूष भाई, उसमें एक अभी सवाल पशंती ने भी पूछा और बार बार ये सवाल उठ रहा है, जैसे बुलाबो सिताबो भी वो आएगी, ओटीटी पे आएगी, फिल्म में सिनेमा हॉल में नहीं जा पाएंगे हम लोग। एक तो होती थी कि चलो ठीक है, फिल्म में हम गए, फिल्म में कलाकार हैं, अंत में जो एक फलसफा होता था कि बुराई पे अच्छाई की ही जीत होगी। लेकिन हमारा ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, यहाँ तो अंत में कई बार जो है ना, वो बहुत खतरनाक सा विलेन भी जीत के निकलता है। और मैं इसको और एक लाइन में कहूं, अगर उसको आप कनेक्ट करेंगे और उसका जवाब देना चाहेंगे, निगेटिविटी इज इक्वल टू क्रिएटिविटी हो गया है। यानी आपको क्रिएटिव होना है तो कितना निगेटिव हो सकते हैं, मतलब जितने भी एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, उन सब में आप जितना निगेटिव हो सकते हैं, जिसको हम कहते हैं नकार जितना आ रहा है उतना ज्यादा क्रिएटिव हो गया है। तो ये फिर ये किस तरफ जाएगा, कैसे जाते हुए देखते हैं आगे आप किस तरह से? ये मेरे ख्याल से दूसरे सीजन के चक्कर में पड़ते हैं आप। जो है अगर ये नीरज पांडे का एक था सीरीज थी, कौन सी थी, बड़ी अच्छी सीरीज थी, स्पेशल ऑप्स। ऐसे अगर आप देखेंगे ना तो पॉजिटिव नोट पर जो है खत्म होती है, जहां पर बैड कैरेक्टर्स को मार दिया जाता है ना, उसमें आपके मतलब विजय होती है, सत्य की विजय होती है। ये मनोज की जो थी, अब इसमें जो है आपके नेक्स्ट सीजन की गुंजाइश है, अगले सीजन इसमें एक बहुत ही अनिवार्य शर्त होती है कि हो सकता है कि आपको अगला सीजन भी बनाना पड़े। उसके लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स खुले रखते हैं, कुछ एवेन्यूज खुले रखते हैं। इसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि ये इस तरफ जा रहा है। अदरवाइज आप देखिए ना, आपके मतलब मिर्जापुर में या और बहुत सारी चीजों में जो है आपके मतलब गुंडे मरते हैं, विलेंस को मारा जाता है, लेकिन अगर और खोलना है उसको तो फिर एवेन्यूज खुले रखते हैं। ये मेरे ख्याल से अगले सीजन के इसका प्रकार जो है, ओटीटी का प्रकार जो है वो ऐसा है जो कि इसकी डिमांड करता है। अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है कि सत्य की विजय नहीं हो रही है, इसमें सत्य की विजय हो रही है, हर जगह हो रही है, ऐसी बात। इतना सेंसिटिव तो सर हमारे मेकर्स हैं, इन पर आपको गर्व करना चाहिए। नहीं बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि निगेटिविटी क्रिएटिविटी, निगेटिविटी जब तक भरकर नहीं आएगी तब तक उसके खाते में मजा नहीं आएगा। आप जम के आप वो देखिए ना, वो मैं भूल रहा हूँ उसका नाम क्या है,
कौन सा मिर्जापुर था, कोई और था, मतलब वो जम के विलेन बनता है, जम के गोलियां बरसाता है, इवेंचुअली आपके मतलब उसको भी मरना है, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म खोल दिया गया है, अगले सीजन में मरेगा, सबको मालूम मरेगा, कैसे मरेगा, इसी का नाम जो है आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म, कैसे मरेगा ये दिखाना, एक पूरी प्रक्रिया जो है, इसमें एक सीरीज बनाई जाएगी, जिसमें 8 एपिसोड होंगे या 10 एपिसोड होंगे। मैंने भी की है बॉस, मैंने वो की है सॉल्ट सिटी करके बॉम्बे पर है, वो देखिएगा आप, वो उसमें भी आपके मतलब उसमें कोई बदतमीजी नहीं है, उसमें इस तरह के जो है आपके मतलब ओवरटली सेक्सुअल सीन्स या ओवरटली वायलेंट सीन नहीं, तो ऐसी भी बनती है और इस तरह की भी बनती है, सबको देखना आना चाहिए, सबको देखना आना चाहिए। ओके एक 2-3 लोगों के सवाल पहले आ गए थे, उनको लेते हैं, फिर कुछ और कुछ नहीं। आइए टाइम भावना चौधरी और नम्रता हसीजा। भावना अगर आप पूछना चाहें पूछें, फिर उसके बाद नम्रता हसीजा। भावना टेलीविजन एंकर हैं और कई चैनल्स में काम कर चुकी हैं और अभी मीडिया से हैं, तो भावना को सवाल आप जी पूछिए। भावना जी पीयूष जी नमस्ते। नमस्ते, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अनुराग को स्पेशली बोलना चाहूंगी कि अनुराग की वजह से आपसे मुलाकात हुई है, और वो भी इस तरह के प्लेटफॉर्म पे। आई एम वेरी हैप्पी कि आपसे मैं बात कर पा रही हूँ। क्या बात है, क्या बात है। और इधर हाल में आपके काफी सारे इंटरव्यूज मैंने देखे हैं, आपको काफी सुना है, जितना टीवी पे मैंने आपको देखा है, जितना मूवीज में मैंने आपको देखा, और जब आपने इंटरव्यू में अपनी बातें कही तो आप बिल्कुल अलग लगे। मतलब ऑब्वियसली पर्सनालिटी बिल्कुल अलग होती है इंसान की, जब आप काम करते हैं और जब आप इंटरव्यू देते हैं तो आप दो अलग पर्सनालिटी होते हैं। आपने काफी कुछ कर लिया, मतलब मुझे लगता है कि जिस एज में अभी आप हैं, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते लोग बहुत मेहनत करते हैं, और आपने भी काफी मेहनत की है। म्यूजिक कर लिया, पोइट्री हो गई, एक्टिंग हो गई, वेब सीरीज में भी काम कर लिया। ऐसा कहीं ना कहीं कोई इच्छा अभी भी बाकी है कि यार ये काम और रह जाता है, इसे और निपटा ही देता हूँ, खत्म ही करता हूँ ये काम? अरे बड़ी सारी इच्छाएं भावना, बड़ी सारी इच्छाएं। इच्छाएं कहाँ खत्म होती हैं, इच्छाएं तो मतलब इच्छाएं खत्म नहीं होती है जी। नहीं क्या मतलब, जब तक इच्छा तो ऐसी है कि विपश्यना करूं, अगर अंतरिम इच्छा बताऊं तो मेरी विपश्यना करने की इच्छा है कि मैं कुछ और कोई ऐसी चीज पाऊं जो पाने के लिए हमारा जन्म हुआ है। मैं साफ बोलूं, एक्टर और विपश्यना मतलब ये थोड़ा जम नहीं रहा मतलब। अरे सर, एक्टर को तो विपश्यना और करनी चाहिए, कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है, कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। और दूसरी बात ये कि मूर्धन्य सवाल है कि आप कहाँ से आए हैं, कहाँ चले जाएंगे, कहाँ से आप, अगर आप कहीं से नहीं आ रहे हैं और कहीं नहीं जा रहे, इसका मतलब ये कि आप अंधकार से आ रहे हैं और अंधकार से अंधकार में चले जाएंगे, तो ये तो बड़ा बेतुका का सवाल हुआ। कुछ ना कुछ करने के लिए तो आए हैं, तो आए हैं या फिर आपको भेजा गया है। यहाँ पर जो है एक एंटिटी का सवाल आता है कि एक और पावर है, अब वो भगवान है या गॉड है, ये इस चक्कर में पूरी दुनिया मरी जा रही है कि खुदा है या भगवान है या जीसस है या गॉड है, तो उनको गोली मारते हैं, उनको अपनी लड़ाई लड़ने दीजिए। हमारा ये है कि जो अंतिम इच्छा तो यही है कि मैं आपके मतलब विपश्यना करूं और अंतिम सत्य को जानूं जो परमभूत सत्य है। लेकिन जब तक वो नहीं हो रहा तब तक ये बीच में जितने काम है सबको निपटाते हैं ना, जो भी काम आ रहा है निपटाते हैं, जो भी काम आ रहा है। आपने मुझे पेंटिंग करते हुए देखा, आपने मुझे मूर्ति बनाते हुए देखा, आपने मुझे सितार बजाते हुए देखा, आपने मुझे माउस बजाते हुए देखा। ये अपनी तारीफ नहीं कर रहा कि मैंने वो भी किया है, ये सब करके निकल गया मैं। मतलब ये सब करने का गर्व नहीं है, बहुत अहंकार नहीं है मुझे मेरी जिंदगी में ये था, ये सब करना था, शायद मुझे कहीं जाना था, इस दिशा में जाना था, और वो दिशा ऐसी थी। मेरी जिंदगी एक्सेलरेट की है, यूं नहीं रही है। मैं बहुत गर्व से बोलता हूं कि मैंने भरपूर जिंदगी जी है और मेरी जिंदगी ऐसे गई है। अब कहाँ जाएगी, अब देखते हैं कहाँ जाती है। जा तो ऐसे रहेगी। ओके देखते हैं कहाँ जाती है। पीयूष जी, एक अनुराग जी एक बात, जी एक कमेंट बस जोड़ना चाहूंगा। पीयूष जी ने बड़ी दिलचस्प बात की कि एक्टर्स को तो विपश्यना और करनी चाहिए। हमने कुछ नेताओं को विपश्यना करते हुए देखा है, दिल्ली से बंगलुरु जाते हुए देखा है। तो एक्टर को तो करनी चाहिए, मगर नेता अगर करते हैं तो नेता के भीतर के अभिनेता की भी कुछ बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये मैं बताऊं आपको, विपश्यना जो है, जो करते हैं, मैं समझ गया आप किसका नाम ले रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई विपश्यना, एक लौता विपश्यना के 10 दिन के कैंप में, विपश्यना के डिस्कोर्सेस में और विपश्यना की किताबों में आपको कहीं भी भगवान का जिक्र मिलेगा, कहीं भगवान का जिक्र मिलेगा पूरी तरीके से। सांस, हाउ टू कंट्रोल ब्रीदिंग के साथ क्या किया जाए जिससे विपश्यना हो जाए, उसमें कहीं ईश्वर का जिक्र नहीं। वो एंशिएंट बुद्ध ने जो आपके मतलब एक प्रणाली खोजी थी, साइंटिफिक प्रणाली खोजी थी, उतनी साइंटिफिक है कि अगर आप ये करेंगे सांस के साथ में तो ये हो जाएगा। तो उसमें नेता कर ले या अभिनेता कर ले या क्रॉस कर ले, हर बंदे को विपश्यना करने का हक है।
हर बंदे क्रॉस कर ले, या हाउसवाइफ कर ले, या गुंडा कर ले, या बदमाश कर ले, या अच्छा आदमी कर ले, अगर वो करेगा विपश्यना और सही तरीके से कर रहा है तो एक निश्चित अच्छे परिणाम पर पहुंचे। ओके कुछ लोग और भी हैं। नम्रता आप अपना सवाल पूछ लीजिए। इस बीच में नरेश रोही साहब भी हमारे साथ आ गए हैं। नरेश जी सीनियर हमारे वरिष्ठ भी हैं और दूसरी बात है किसान नेता हैं। अब वो नरेश जी अगर आप सवाल पूछना चाहें तो आप भी पूछ लीजिएगा। पहले मैं नम्रता से सवाल ले लेता हूं क्योंकि आराधना प्रधान भी दिखाई दे रही है मेरे को। आराधना आप भी पूछना चाहें पीयूष भाई से, क्योंकि हमने समय उनको 1 घंटे ही बोला था लगभग। अरे और अगर कोई टेंशन नहीं, मैं तो अच्छा ओके साथ ही मैंने अनुरंजन झा को भी बोला था कि अगर वो पूछना चाहेंगे, और अतुल गंगवार से तो मैं जरूर आग्रह करूंगा कि आप भी पूछेगा। नम्रता आप पूछ लीजिए, फिर मैं नरेश जी के पास जाऊंगा। नम्रता आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनुराग एक गुजारिश है थोड़ी छोटी सी। हाँ बताइए बताइए। नम्रता की आवाज नहीं आ रही, मुझे लगता है नम्रता आप अपना होस्ट कंट्रोल से आप अनम्यूट कर सकते हैं। अच्छा अब बताइए, बोले नम्रता। हाँ जी, आवाज आ रही है अब आपको? हाँ आ रही है। नम्रता के बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ आपको पीयूष भाई। नम्रता ताइवान में बहुत साल रही हैं और जो एक तरह से थिंक टैंक सीनियर एसोसिएट हैं जो कि चाइना पर काम करता है, स्टडी करता है, और प्रोफेसर रही हैं ताइवान में। हम मेरे जो डिप्लोमेसी और खासकर फॉरेन अफेयर्स के शो होते हैं उसमें काफी शिरकत करती हैं। और नमस्ते 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 पीयूष जी। मुझे लग रहा है मैं ही थोड़ी मिसफिट हूँ यहाँ पे, बाकी सब क्रिएटिव लाइन से हैं, बट मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मेरे से ज्यादा मेरे हस्बैंड आपके बहुत बड़े फैन हैं। तो जैसे ही उन्होंने ये देखा तो मैंने अनुराग से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज मुझे भी इस कार्यक्रम में मौका दिया जाए कुछ पूछने के लिए। और मेरे जितने सवाल हैं वो ज्यादातर मेरे हस्बैंड के सवाल हैं। तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि अभी बहुत ज्यादा सब लोग बात कर रहे हैं नेटफ्लिक्स और ये जितने भी हमारे और प्लेटफॉर्म हैं, मेरे जैसे इंसान के लिए मतलब ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मैंने टीवी देखना यकीन मानिए 16 साल हो गए टीवी देखा ही नहीं है, क्योंकि जितना टीवी पे कंटेंट आता है मैं कहीं ना कहीं उससे उतना एग्री नहीं करती और ना मैं देख पाती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जितने नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम है, ये थोड़ा हमारा शायद आगे जाके और ज्यादा मूवीज को रिप्लेस करना शुरू करेंगे। क्या आपको एज एन एक्टर यही लगता है कि ये ज्यादा आपको भी अलग अलग तरीके का किरदार निभाने का मौका देते हैं, और क्या हम जैसे दर्शक धीरे धीरे मूवी हॉल से वापस आके इन्हें ज्यादा प्रेफर करेंगे? देखिए अमेरिका है ना, वहां पर वेब सीरीज बन रही है ना मालूम कब से, ना मालूम कब से। वहां पर सिनेमा मरा नहीं मरा, सिनेमा इंटैक्ट है। जो सिनेमा का सॉफ्टवेयर है, सिनेमा का जो कंटेंट है वो सिनेमा का ही रहेगा, और वेब सीरीज का जो कंटेंट है, आप गेम्स ऑफ थ्रोन को सिनेमा नहीं बना सकते, उसमें उतनी वाइड रेंज चाहिए उसकी। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको आपका जवाब दे दिया। सिनेमा ही है, सिनेमा की उम्र बहुत लंबी है और सिनेमा इतना बेशर्म है कि वो इतनी आसानी से मरेगा। धन्यवाद। क्या बात है जी। अतुल आप अगर पूछना चाहें। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। 1 सेकंड मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। हाँ 1 मिनट। हाँ अब पूछिए। आपने फिर नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप अपना वो निकालिए। अब हाँ अब पूछिए। अब शायद आएगी। हाँ अब आएगी आवाज। हाँ जी। नमस्कार पीयूष भाई। नमस्कार। मैंने जो आपको पहली बार जब देखा था तो मैंने गुलाल में देखा था, और मेरे लिए एक बहुत ही दिलचस्प अनुभव इस मायने में भी था क्योंकि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से जुड़ा था और ताजा तरीन BHU का भी राजनीति देखकर आया था। मेरा प्रश्न ये है कि जब एक अभिनेता के तौर पर जब आप किरदार आप चुनते हैं या किरदार आपको चुन लेते हैं, मतलब जो डायरेक्टर्स हैं वो आपके लिए कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स लेकर आते हैं, या आप एक किरदार को ढूंढते हैं? और दूसरा, जब आपको कोई किरदार मिलता है तो आप क्या उसके लिए कुछ विशेष तैयारी करते हैं? क्योंकि एक्टिंग के जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनको
एक कलाकार और एक एक्टर और एक हीरो में फर्क समझ में नहीं आता, क्योंकि हीरो की एक इमेज होती है जिसको करा जाता है, लेकिन जो उसकी फिल्म के जो और मुख्य किरदार होते हैं उनको कहीं ना कहीं इस प्रकार से चुना जाता है कि जो उस कैरेक्टर को फिट हो, और उनको अपनी पहचान बनाने के लिए एक प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि बस स्टार इमेज नहीं होती। तो आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? देखिए, पहले आपका पहली बात जवाब दूंगा कि हमें अपने किरदारों को चुनने का हक नहीं, अनटिल अनलेस वी बिकम शाहरुख खान, कि हमारे पास चॉइस नहीं है, हमारे पास लोग बाग लेकर आते हैं, आपको करना है तो करो। इत्तेफाक से मेरे पास में जो भी आते हैं कैरेक्टर्स, वो मेरे पसंद के होते हैं। पसंद इसलिए होते हैं क्योंकि वो डिफरेंट होते हैं। वो कैरेक्टर मैंने आज तक नहीं किया होता, भले पिंक हो या फिर भाग जाएगी हो पार्ट 1, तेरे बिन लादेन पार्ट 1 पार्ट 2, गुलाल हो गया, गैंग्स ऑफ वासेपुर हो गया, पिंक हो गई, रिसेंटली जो मैंने किया है, ये सब जो है मेरे पास आते हैं और इंट्यूशन होती है कि हाँ यार कर लो। मना बहुत करता हूँ, मेरे पास बहुत सारी चीजें, बहुत सारी स्क्रिप्ट आई हैं जो कि मैं मना करती हैं कि पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि ये कविता करना चाहिए। दूसरी बात आपने पूछा कि क्या पूछा आपने? दूसरी बात, जब आप किरदार एक बार चुन लेते हैं तो उसके लिए तैयारी किस तरीके से? ये देखिए सर, वो मैं 41 साल से एक्टिंग कर रहा हूँ, 1979 से, और तब से लेकर आज 41 इयर्स हो गए हैं। अब जितनी तैयारी करता हूँ मैं, उसको 5 मिनट में बतलाना बड़ा मुश्किल है। बहुत तैयारी करता हूँ। मैं अपनी स्क्रिप्ट जो है कम से कम 1.5 महीने पहले मंगवा लेता हूँ, है ना, और इतनी तैयारी करता हूँ मैं। पूरी स्क्रिप्ट कम से कम रोज एक बार पढ़ता हूँ, सबके डायलॉग्स, और जब मैं सेट पर जाता हूँ तो ना केवल मेरे अपने डायलॉग्स बल्कि मुझे सारे एक्टर्स के डायलॉग्स याद रहते हैं। लोग बाग इसके लिए मुझे नाम देते हैं कि यार डायलॉग भूल गए, पीयूष भाई से जाके पूछो, यहाँ तक होता है ना। लेकिन वहां पर सेट पर जाने के बाद में दूसरा मेरा जो प्रोफेशनल नेचर है वो ये है कि मैं डायरेक्टर को उफ तक करने का मौका नहीं देता। मैं आई बिहेव लाइक ए चाइल्ड, और मुझे यंग डायरेक्टर के साथ काम करने का बहुत 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 शौक है, बड़ा मजा आता है। मैं कैसे भी बंदे के साथ ढल जाता हूँ, अगर बदतमीजी और धोखेबाज भी। 1-2 बंदों के साथ मैंने काम किया, नाम मैं लेना पसंद नहीं करूंगा, जिनके बारे में दुनिया जानती है, मुझे भी हुआ, और बहुत सीनियर बंदे थे, and I discarded them. I still discard them. I don't allow them to come near me. That's all. I don't like to work with them. लेकिन 99% बंदे ऐसे हैं जो तेरे बिन लादेन जिसने बनाई थी अभिषेक शर्मा ने, उसने 3 बार काम किया मेरे साथ। तेरे बिन लादेन पार्ट 1 पार्ट 2 शॉकिंग है ना, और भी ये हैप्पी भाग जाएगी में 2 बार काम किया उसने। रिपीट, अनुराग ने तो खैर पता नहीं कितनी बार काम किया, वो तो बेशर्म है, वो लगातार काम करता रहा मेरे साथ। तो ऐसे यही है मेरी जिंदगी। भोला सा मन था, मतलब आपके भोला रहना चाहिए आदमी को जिंदगी में, आपके ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। ओमपुरी जैसा, पुरी साहब के साथ में हर बंदा काम करने को बेकरार था, क्योंकि नो एरोगेंस, ट्रांसपेरेंट थे, मजेदार बंदे थे, कोई एरोगेंस नहीं थी, कोई हैंगअप ही नहीं था। ऐसे बंदे मतलब भगवान कभी बनाता है, और भगवान कह रहे हर घर में बंदे, हर इंडस्ट्री को ओम जी जैसा एक्टर मिले। बहुत ही महान बंदा था, बहुत ही महान इंसान। ओके, वैसे आपने भोला सा मन पे है, तो अगर वो आप सुना सकें, क्योंकि वो भी एक डिमांड आई थी कि क्योंकि आपने उसको भोला सा मन वाला जो गाना था उसको अगर आप थोड़ा सा 2-3 मुखड़ा ही सुना दें अगर आपको याद हो तो। बहुत ही भोला सा मन था, मीठी सी बातें, हाँ, चांदी का संधा, सोने की रातें, हाँ, जैसे क्यारी पे बैठा मोरा, जैसे डाली पे बैठी कोयल, फुलवारी पे एक पपीहा वही गा रहा था, भोला सा मन था, मीठी सी बातें, हाँ, चांदी का संग था, सोने की रातें, हाँ, अरे जिंदगी के रंग को हम सुन देखा कि है, ख्वाबों के बादलों की धुंध हम देखा कि ये रंजो खुशी के सिलसिले नजरों से गुजरे थे, फिर सो गए जाने का पर, हाँ, भोला सा मन था, मीठी सी बातें। क्या बात है। शानदार। आराधना प्रधान ने अपना हाथ उठाया है। आराधना, अगर आप पूछना चाहें। जी
अनुराग थोड़ा आराधना जी का परिचय दे दीजिए सबका। आराधना, हाँ जी जी जी, आराधना खान से मेरा परिचय थोड़ा कम है। अनिल अगर आप देंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरी आराधना जी खासकर दिल्ली और पटना में साहित्य को लेके बड़े बड़े आयोजन कराती हैं, और मुक्तांगन करके दिल्ली में एक उन्होंने एक डेवलप किया है मुक्तांगन। कभी पीयूष जी जाएंगे तो वहां इतना आनंद आएगा। बिजवासन में फार्म हाउस है जहाँ पे आप जाके अपनी कला, अपने कुछ भी मतलब जो क्रिएटिव काम कर सकते हैं वहां पे पेंटिंग कर सकते हैं। तो आराधना जी बहुत सक्रिय रहती है और तमाम बड़े आयोजन कराती हैं। आराधना जी, आराधना प्रधान जी आप जानते होंगे मेरे ख्याल से। अरे अरे हद हो गई। कैसी है आराधना, कैसी हैं आप? बिल्कुल बढ़िया पीयूष जी, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल मुक्तांगन का बढ़िया। तो मुझे बल्कि निमंत्रण मिल चुका है पहले। मुक्तांगन में तो जाने वाला था मैं, मेरे ख्याल से। क्या बात है। वैसे तो पीयूष जी को पता ही है मेरा जो फेवरेट इनका जो गाना है वो रिवॉल्वर रानी की जो लोरी है, और मेरे बच्चों का चंदा की कटोरी है। पर मैं हाँ एक बार गा दीजिए प्लीज। मुझे याद नहीं है मुझे। चंदा की कटोरी है, मैं हूँ तू लोरी है। चंदा की कटोरी है, मैं हूँ तू लोरी है, रातें जगाए। याद नहीं भूल गया। मेरा सवाल वो नहीं था, मतलब सवाल मेरा ये था कि हुस्ना के पीछे जो आपकी जो भी इंस्पिरेशन रही हो वो इतनी सशक्त है कि मतलब आप क्या कनेक्ट करेंगे उसको सुनने वाला हर कोई कनेक्ट करता है उससे। तो व्हेन डिड दिस, मतलब सबसे पहले कब आपको अकर किया कि आपको हुस्ना पे कुछ लिखना चाहिए, या कोई ये मेरा प्ले था एक्चुअली। 30 जनवरी 1995 को ये प्ले हुआ था लेडी स्ट्राम कॉलेज में। इसके डायरेक्टर थे एन के शर्मा। ये प्ले था, इसकी स्क्रिप्ट, लिरिक्स और म्यूजिक मैंने की थी। इसकी स्क्रिप्ट एक पाकिस्तानी राइटर है ए हमीद करके, उनकी एक कहानी है पत्थर अनारा दे, अनार के पत्थर, उस पर मैंने ये प्ले डेवलप किया था। उसका ये गाना था। और करते करते मैं लाहौर चला गया। वो जो मेरा ट्रिप है अपना भगत सिंह का भी और हुस्न का भी, मैं लाहौर चला गया। मैं वहां घूमा, वहां की गलियों में घूमा, खूब सारी ऐश की, मैंने चाट खाई वहां पर, मैंने पुलाव खाए वहां पर, ऐसे करके वहां चला गया। करते करते हुस्ना से मिल लिया, मैंने देखा हुस्ना को बैठे हुए। ये सब चीजें इसलिए सशक्त हो गई हैं क्योंकि मैंने इन लोगों को विचरते हुए देखा है, घूमते फिरते हुए देखा है, इनसे बातें की, और कोई रीजन नहीं। और मैं हर बंदे से बोलता हूं कि अगर आप किसी का परिचय पाना चाहते हैं, आप पढ़िए उसे, पढ़ने के बाद में उसे देखिए, देखने के बाद में उसकी फिल्म बनने लगेगी धीमे धीमे, आप उसके नजदीक जाने लगेंगे, आप पास में बैठकर बातें करने लगेंगे। ऐसे होता है परिचय पात्रों से, कैरेक्टर से। जिस तरह से मैं एक्टिंग करता हूं, अपने पात्रों के पास पहुंच जाता हूं। जब तक वो बिल्कुल मेरे पास नहीं आ जाते तब तक मैं परफॉर्म नहीं कर पाता। इसलिए मैं कम से कम 1.5 महीना पहले स्क्रिप्ट मंगवाता हूँ, जिससे कि मुझे आत्मसात करने का, उनसे साक्षात्कार करने का मौका मिले। तो हुस्ना के पीछे खाली यही स्टोरी है। हुस्ना के पीछे एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां के पीछे, घर के पीछे ये स्टोरी है, सबके पीछे ये स्टोरी, सेम इमेजिनेशन। वो अपने तरीके से साक्षात्कार करने की कोशिश है। तो हुस्ना बिकेम वेरी पॉपुलर। शायद आराधना कुछ और पूछना चाह रही है, फिर हाँ पूछिए। जी आराधना, दोबारा एक मिनट आपकी आवाज म्यूट हो गई। जय, पानी पिला दे। जी आराधना। मैं कह रही थी कि हुस्ना से तो आपने ऐसे हमें वाकिफ किया है कि अगर कोई उनको खत भी लिखना चाहे तो लिख सकता है। आपने तो पूरा पता ही दे दिया किस गली में और और शायद ही आपकी कोई ऐसी फिल्म है जो हमने नहीं देखी, और पटना लिटरेचर फेस्टिवल में आपसे मुलाकात भी करने का मौका मिला था। और मैं आई फील वेरी प्रिविलेज, थैंक्स टू अनिल जी एंड अनुराग जी, कि मैं आपसे ऐसे रूबरू हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे धन्यवाद। आपको मुक्तांगन से देखने की इच्छा हमारी वैसे ही है बरकरार, और जल्द ये खत्म हो और हम सब आपको वहां मिले। धन्यवाद। अनंत विजय भी जुड़ गए हैं। अनंत विजय का भी चेहरा दिखाई दिया था। अनंत विजय सीनियर जर्नलिस्ट हैं। नरेश जी, क्या आप कुछ बात पूछना चाहेंगे? क्योंकि मैंने आग्रह आपसे भी किया है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक सेकंड। जी आप पूछ सकते हैं। हाँ अनुराग जी, जो पीयूष जी ने चर्चा की विपस्सना की, तो
अपनी इनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि हम सबको विपස්සना एक बार जरूर जाना चाहिए अपने आप को जानने के लिए। अगर हम, क्योंकि आपको तो जानकारी है कि मेरे गुरु जो है पुरी के शंकराचार्य जी महाराज हैं, जी जी, अध्यात्म में मेरी रुचि है, तो अध्यात्म में के साथ साथ व्यक्ति को जो भी जिस फील्ड में है उसको और बेहतर करना है और अपनी चेतना को जागृत करना है, तो उसको एक बार विपස්සना जरूर जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि वो फिर और बार बार भी जाएगा। तो मैं जी की बात से बहुत सहमत हूँ, और खासकर जो क्रिएटिव फील्ड से हैं लोग, उनको तो निश्चित रूप से जाना चाहिए। राजनीतिक फील्ड वाले लोगों को तो निश्चित ही जाना चाहिए। तो ये मेरा कहना है, और मैं पीयूष जी की इस बात से बहुत सहमत हूँ। बिल्कुल, ओके। अभी जो कि नरेश जी ने बात की, क्या अनंत जी आपको आवाज आ रही है? तो कुछ बात पूछना चाहें आप? वैसे मैं इस बीच में एक सवाल मेरे पास आया पीयूष भाई, कि आपने चूंकि अभी यहाँ सुना भी दिया, एक सवाल ये था कि पीयूष भाई को सबसे ज्यादा नेचुरल क्या आता है? सिंगिंग, एक्टिंग, डायरेक्शन, राइटिंग, क्या आती है? लिरिक्स। अच्छा, सबसे अधिक नेचुरल, एकदम से मैं लिख देता हूँ। मतलब मुझे ये सारे हुस्ना मैंने एक दिन लिखा था, एक दिन में क्या 2 घंटे में लिखा था। घर मैंने 2-3 घंटे में लिख दिया था। बगल में चांद होगा 3 घंटे में लिख दिया था। ये आरंभ प्रचंड मेरे को 2 दिन लगे थे, है ना। आरंभ प्रचंड, रुक जा रे बंदे मेरे को 2 दिन लगे थे, है ना। तो ये मेरे को बहुत बहुत नेचुरली आता है, एकदम से लिख देता हूँ, एकदम से लिख देता हूँ। ओके ओके ओके। अनुराग, ये आरंभ है प्रचंड हम सब सुनना चाहेंगे एक बार। आरंभ है प्रचंड, हाँ ये तो खैर सभी सुनना चाहेंगे। वो तो मेरे ख्याल से रोंगटे खड़े करने वाला गाना है। बिल्कुल, बड़ा जोशीला है। बिल्कुल पीयूष भाई, ये छोड़ देते हैं पीयूष भाई पे, कि अगर वो याद हो या हाँ याद तो है, तो फिर सुना दें, क्या बात। आरंभ है प्रचंड तो जरूर ही सुना। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या कि जान का हो दान, आज ही धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, हो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या केसरी हो ताल तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम की, उस कवि को आज तुम नकार दो। रगों में आज मगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड, क्या मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की है वश नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड। क्या बात है, क्या बात, बहुत सुंदर। अनुराग जी इजाजत हो तो एक सवाल मैं भी पूछना चाहूंगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल, पूछे अनिल भाई। अनिल से आप मिले हैं पीयूष भाई, और अनिल शब्दोत्सव के एक दफे आप जब कनॉट प्लेस के पास में ललित में मिलने के लिए आए थे आपसे, तो अनिल पांडे इस शब्दोत्सव के जो कर्णधार हैं वो ये है। जी अनिल, पूछिए। पीयूष भाई नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। अच्छा, आप अपनी पीढ़ी में युवाओं में बहुत लोकप्रिय हैं। मैंने देखा है कि जो कॉलेज में आपके शो होते हैं, जो आपका बैंड है, इतनी भीड़ होती है, इतने लोग जुड़ते हैं। मेरा सवाल आपसे ये था कि जो ये नई पीढ़ी है, ये कॉलेज की जो नई पीढ़ी आई है, अगर आपके शब्दों में कहूं तो जो ये आज के नए लौंडे हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बड़े प्रबल है सर, बड़े प्रबल है, बड़े सशक्त हैं, बड़े सशक्त हैं। इनका बहुत सीधी डिमांड है, हमको या तो गुलाल दिखाओ, है ना, या फिर हम जाके गंदी फिल्म देखेंगे, क्योंकि गंदी फिल्म में अवेलेबल है, कंप्यूटर पे अवेलेबल है, नेट पर अवेलेबल है। गंदा साहित्य, डिस्ट्रक्टिव साहित्य हमें अवेलेबल है, या फिर हमको गुलाल दिखाओ। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, जो पीढ़ी गुलाल समझ सकती है, मुझे भी इस पीढ़ी के बारे में बड़ी गलतफहमी थी, इस पीढ़ी ने गुलाल को सफल बनाया है।
आरंभ प्रचंड सबसे अधिक चलता है इस वक्त आपके, आरंभ प्रचंड या एक बगल में चांद होगा, सबसे अधिक चलता है कैंपसेस में। रात में जो आपके, वो भले ही आपके दारू पी के सुनते हो लेकिन सुनते हैं। तो ये पीढ़ी बड़ी सशक्त है। ये अनगाइडेड मिसाइल है। इनको या तो आप दो कोई अच्छा कंटेंट तबियत वाला, वरना फिर इनके सामने हर किस्म का साहित्य, हर किस्म का विजुअल बिखरा पड़ा है कंप्यूटर के नेट के माध्यम से, ये वो देख जाएंगे। तो मेरा तो बड़ी आस्था, मेरी बड़ी आस्था। और मैं दूसरी बात यह कि मैं इनके बीच में बैठकर इनकी बातें सुनता हूं, मैं अपनी बातें करता नहीं, इनकी बातें सुनता हूं, कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंटेंट क्या है इनका, और अपना ज्ञान फेंकता नहीं इनके ऊपर। इसलिए मुझसे अधिकतर जो है कंफर्टेबल रहते हैं कि हाँ यार पीयूष भाई, हम पीयूष सर हमारी बातें सुनते हैं। जब ज्ञान फेंकना होता है तब मैं ज्ञान बता देता हूँ, बांटता हूँ। ज्ञान भी देता नहीं हूँ, ऐसा नहीं कि ज्ञान दे दिया, ज्ञान देता नहीं, ज्ञान बांटता हूँ। वो बांटना होता है बड़े आसपास के बराबर के लेवल पर आके। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये पीढ़ी मुझे पसंद है। जी जी जी। दो लोग अभी और हैं जो कि अगर अनंत विजय और अनुरंजन झा, अगर अनंत जी आपको आवाज आ रही है तो, और जितार्थ भारद्वाज का भी आ गया है। जितार्थ भारद्वाज, अच्छा अनुरंजन पूछना चाहते हैं लेकिन अब जितार्थ ने पहले कह दिया। जितार्थ अगर आप पूछ लें फिर मैं अनुरंजन झा के पास जाऊँ। जितार्थ भारद्वाज मेलबर्न में है और SBS वहाँ एक रेडियो है उसमें काम करते हैं और यहाँ इंडिया में लंबे समय तक जर्नलिस्ट रहे हैं। जितार्थ। पीयूष जी नमस्कार। मुझे ज्यादा कुछ अनुभव नहीं है साहित्य का, और जिस तरह से अनुराग और अनिल इनसे थोड़ा बहुत सीखा है, समझा है और पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। एक सवाल जो हर्ष उठा रहे थे नकारात्मकता का, सबसे सटीक, हम सब लोग अपने अपने करियर में, अपनी नौकरियों में, अपने काम में जुटे होते हैं। नकारात्मकता को हैंडल करने का सटीक तरीका क्या है? और आपके पास तो शायद सबसे ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कलाकार जब नकारात्मकता को हैंडल करते हैं तो सकारात्मक चीजें सृजित होती हैं। मैं आपको सच बोल रहा हूँ सर, मैं इसका जवाब दे चुका हूँ हालांकि इसमें, मैं आपको सच बोल रहा हूँ। मेरे हाथ में जल है, मैं जल की कसम खाकर बोलता हूँ आपसे। आप विपश्यना का कोर्स अटेंड कीजिए। नकारात्मक अंदर होती है, मानसिकता में होती है। नकारात्मक फीलिंग्स ऐसी घुल घुल के बह जाएंगी आपकी, ऐसी घुल घुल के बह जाएंगी आपकी, इससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती। गोयनका साहब साइंटिस्ट का 4 दिन का डिस्कोर्स, 10 दिन का डिस्कोर्स अटेंड कीजिए और विपश्यना का कोर्स एक बार अटेंड कीजिए। तो हर जगह होता है, वहां पर भी होता होगा, एक बार कीजिए। मेरा कहना मानकर, अपने दोस्त का कहना मानकर कीजिए, आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। क्या बात। आप नकारात्मक हो ही नहीं सकते वो कोर्स करने के बाद में। और उस कोर्स को करने के बाद में अगर आप घर में उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऐसा नहीं, कोर्स करने के बाद में कोर्स करके नहीं आ गए, आपको उसकी घर में प्रैक्टिस करनी, करने के बाद में आप नकारात्मक हो ही नहीं सकते। जी अब बारी अनुरंजन झा की है। अनुरंजन झा कुछ पूछना चाह रहे हैं। अनुरंजन झा भी पीयूष भाई सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई चैनल्स में रहे हैं, बतौर, नाम सुना हुआ है मैंने, मेरे ख्याल से। जी, आप हो सकता है कहीं मिले भी हों। हाँ, मेरे ख्याल से। अपना चेहरा बदल लिया है तो ये भी सफेदी छा रही है इनके चेहरे पर। जी अनुरंजन भाई आप पूछें सवाल। जी आपकी एक मिनट मैं अनम्यूट कर देता हूँ। जी पूछिए। पीयूष भाई नमस्ते। NSD में कई बार मुलाकात है। हाँ, और मुझे बोल रहा हूँ मैं। और आपका एक डायलॉग हम लोग अक्सर चर्चा किया करते थे कि बाकी लोग एक्टिंग करते हैं और इरफान की तो आंखें ही बाकी बराबरी कर देती हैं। तो एक बहुत साधारण सा सवाल है जो हम लोग बार बार अक्सर चर्चा में करते हैं कि सिनेमा समाज का दर्पण है। और आजकल वेब सीरीज में जो अभी हर्ष भाई भी बात कर रहे थे कि बहुत नकारात्मकता है, तो मैं उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के बात करता हूँ कि क्या समाज उसको पसंद करता है इसलिए वैसी चीजें बनाई जाती हैं, या वो बनाते हैं तो मजबूरी हो जाता है कि समाज उसको ग्राह्य कर ले? सर कहीं ना कहीं ऐसा ही है कि समाज पसंद करता है। दुर्भाग्य हमारा, दुर्भाग्य समझ लीजिए कि ये मतलब ये कहीं ना कहीं ऐसा है, दुर्भाग्य हमारा। तकलीफ होती है इस बात की, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा है कि समाज पसंद करता है, जनरेशन पसंद करती है उसको। और दूसरी बात यह है कि जिन लोगों के अंदर दम है, नीरज पांडे में दम है, उसने जो है बिना ये सब इस्तेमाल किए बनाया वो स्पेशल ऑप्स, बिना अतिरेक में इस्तेमाल किए, एक्सट्रीम वल्गैरिटी, एक्सट्रीम वॉयलेंस, बिना अतिरेक में इस्तेमाल किए बनाया। उसके अंदर दम है, बनाकर दिखा दिया उसने कि ये चीज भी
उतनी ही पसंद की जाएगी अगर बनाने में दम। बिल्कुल। विशाल भारद्वाज ने कई पिक्चर बनाई है उसने, मकबूल आप देखिए ना, उसमें नामो निशान नहीं है वल्गैरिटी का। मकबूल देखिए, हैदर देखिए, हिमांशु धुलिया की पान सिंह तोमर देखिए, वल्गैरिटी के नामो निशान नहीं। और पिक्चरें हैं काम कर रही हैं। ऐसे ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी ऐसी चीजें बनाई जा रही हैं। अगर बनाने में दम है, बनाने वाले में दम है, तो चीजें पसंद की जाएंगी। ये लोग बहुत जल्दी टूट जाते हैं और बहुत जल्दी इन चीजों को सहारा लेते हैं, ये इनकी कमजोरी है। वैसे एक डिमांड जो कि पीयूष भाई इस पे उठ रही है कि थोड़ा सा कंटेंट को कहीं सेंसर करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। मुझे मालूम नहीं, मैं तो होता नहीं बोलने वाला, वरना ये लोग मुझे मारेंगे कंटेंट। नहीं, बात सही करें पीयूष भाई। एक क्या है कि आप बार बार कहते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री से मुझे बड़ी चिढ़ रही है आपकी जिंदगी में। आजकल लॉकडाउन में सबकी केमिस्ट्री खराब हो गई है, तो अब उस पे क्या सोचते हैं? सोच तो वैसा ही है, मतलब इतनी क्या बोले उसके बारे में। केमिस्ट्री ठीक रखनी चाहिए, मतलब ये पूरा अनुपात जो है आपके बॉडी के फिजियोलॉजी का ठीक रखना चाहिए मेरे ख्याल से। ये फिजिक जो है पूरी की पूरी मानस से जुड़ी होती है आपकी। अगर आप लगातार जो है मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपकी फिजिक भी ठीक रहेगी। लगातार दौड़ लगा रहे हैं तो आपके अंदर एक सामंजस्य रहेगा आपके देह में और आपके मानस में। ये मैं गुरु के तरीके से, संत के तरीके से नहीं बोल रहा, एक्चुअली ऐसा होता है। जिन लोगों ने मेडिटेशन किया है वो उसका परिणाम जानते हैं। मैं भी जब डिप्रेस होता हूँ तो मैं मेडिटेट करता हूँ, विपश्यना करता हूँ, तो मुझे उसके बड़े बड़े पॉजिटिव परिणाम मिलते हैं। यकीन मानिए बहुत पॉजिटिव परिणाम मिले। यकीन मानिए फिजूल चीजें नहीं है, नाक से सांस लेना और ये करना और वो करना, खाली सुबह से लेकर शाम तक 3 बार कर लिया, 5 बार कर लिया, ये परिणाम देती है बाकायदा इम्यूनिटी में भी। मतलब आज की तारीख में बचने के लिए, पैंडेमिक से बचने के लिए, इस पैंडेमिक से बचने के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने में ये मदद करती है। लेकिन हमें योग जो है ढंग से प्रतिपादित नहीं किया जाता। पहले किसी टाइम में योग बहुत ही ढंग से बच्चों को सिखाया जाता था, धीमे धीमे करके उसकी अहमियत कम हो गई। आज दिखता है तो कहीं फैशन के तौर पर दिखता है, या योग इसका मतलब आपके हिंदू समाज का, अरे हिंदू समाज और मुस्लिम समाज का नहीं है बाबा, कारगर साबित हो रहा है उसका इस्तेमाल करो, दैट्स ऑल। खत्म करो बातचीत। बहुत हो गई है हिंदू समाज और मुस्लिम समाज और पारसी समाज, ईसाई समाज, बहुत हो गया यार, थक गए। रहम करो यार, अब रहम करो मेरे दोस्तों, रहम करो। अब सब समाज तो घर में ही बंद है। हाँ, सब समाज घर में बंद है। चलिए इसको टॉपिक को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। एक बड़ा अच्छा सा सवाल आया, हल्का सा सवाल है पीयूष भाई। हुस्ना अगर सिनेमा पर आई तो कौन सी अभिनेत्री को देखेंगे उस किरदार में? अरे यार ऐसा, ये तो बड़ा खतरनाक सवाल करेगी। एक का नाम लूंगा तो दूसरी मारेंगे। एक का नाम दूंगा तो दूसरी मारेंगे मुझे, ऐसा। मुझे आलिया बड़ी अच्छी लगती है, मुझे आलिया हमेशा से अच्छी लगती आई है। आलिया बड़ी अच्छी लड़की है। मुझे ऐसा लगता भी है कि जो है हुस्ना के तौर पर मैं विजुलाइज करता हूँ उसको। नॉट दैट कि और एक्ट्रेसेस जो खराब एक्ट्रेस है, मतलब आलिया में वो मासूमियत भी है और वो गांभीर्य भी है। इतनी कम उम्र में उसके अंदर वो गांभीर्य है, वो ओज है कि वो डिपिक्ट कर सकती है। क्या बात है। आप जो कि हाँ, धरा कुछ और पूछना चाहती है शायद। धरा आपको पूछना या किसी और को, और कोई अगर पूछना चाहता है, क्योंकि जी अनुराग सर, मैं एक सवाल अच्छा ठीक है, धरा आप पूछे। नहीं ठीक है, इट्स ओके, आप पूछ लीजिए, अभी तो सर है। अच्छा पीयूष जी, मेरा एक ये सवाल था कि अभी पहले से ही हम लोग डिजिटाइजेशन की तरफ जा ही रहे हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, वेब सीरीज, आप किसी भी प्लेटफॉर्म की बात कीजिए, और अभी लॉकडाउन के बाद मेरा एक सवाल है अगर हो सके तो। कोरोना के बाद में भी ये चीजें बढ़ेंगी, और जो आदत अब हमको पड़ गई है उससे बहुत जल्दी हम निकलने नहीं वाले हैं। ऐसे में जो कन्वेंशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक थिएटर है या और जो चीजें हैं, जो कन्वेंशनल साहित्य है, काव्य है, कविताएं हैं, उन चीजों को कहीं आप कोई थ्रेट महसूस करते हैं कि जिस तरीके से हम या उनको भी अपने आप को बदलना होगा और इन प्लेटफॉर्म्स पे आना होगा? उनको नहीं बदलना होगा, अपने आप बदल जाएंगे। 1930 में एक डिप्रेशन आया था जब प्लेग फैला था बहुत बुरी तरीके से। 1930 में उसमें जो आपके प्लेस, अगर आपने पढ़ा हो, ग्लास मेनेजरी करके प्ले है, ग्लास मेनेजरी, पूरा का पूरा डिप्रेशन एरा को ही लेकर लिखा गया। उसमें सारे कैरेक्टर्स डिप्रेस्ड हैं। बहुत ज्यादा बोलती है उसकी माँ, बेटा बड़ा परेशान है, इतना मैं चट खाऊं तुम्हारी बातें सुन के। टॉम वो चला जाता है कहीं बाहर। ऐसी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वक्त में डिप्रेशन आया था। डिप्रेशन ने साहित्य भी क्रिएट किया, ऐसी बात नहीं, इसमें नया साहित्य क्रिएट होगा, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। अभी नॉर्मलसी में आने में अभी साहित्य लिखने के लिए आपको एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर चाहिए ना, क्रिएट करने के लिए आपको एटमॉस्फेयर चाहिए। वो एटमॉस्फेयर के आने में, थिएटरों को चलने में, सिनेमा हॉल के चलने में, उसमें टाइम लगेगा। टाइम जब आ जाएगा उसका, जब हम कंफर्टेबल हो जाएंगे उसके साथ में, तब ये चीजें क्रिएट होंगी। ये होंगी।
इस डिप्रेशन एरा के बाद में कुछ नई चीजों को, पार्टीशन के बाद में अमृता जी आई, अमृता प्रीतम जी आई, मंटो साहब की लिखनी अलग ही हो गई बिल्कुल पार्टीशन के बाद में, है ना। बहुत सारी चीजें सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में सैमुअल बेकेट का बहुत ही उनका वेटिंग फॉर गॉड, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला, ऐसे उपन्यास आए, ऐसे नाटक आए, है ना। पेंटिंग का एक्सप्रेशनिस्टिक फॉर्म आया, एक्सप्रेशनिस्टिक, ये सब जो है घनघोर सन्नाटा था, कोई किसी से बात नहीं कर रहा। तो ये एक बार सन्नाटा निपट गया, उसके बाद में इन लोगों ने लिखना शुरू किया, इन लोगों ने क्रिएट करना शुरू किया, इन लोगों ने पेंटिंग बनाना शुरू किया। तो ये आएगा तो, लेकिन पहले इससे ये पीरियड चला जाए, ये पीरियड बड़ा खतरनाक है। आपने कहा आप सबसे ज्यादा आसानी से कविताएं ये चीजें लिरिक्स लिखते हैं, आपने कुछ लिखा है लॉकडाउन में? अरे मैं तो लिख ही नहीं पा रहा, मैं तो लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, लंबा नॉवल लिखने की कोशिश कर रहा हूँ एक्चुअली। वो पहले लिखा था मैंने, तो उसकी पांडुलिपि मैंने खो दी थी। अब मैं उसको रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे लगा कि मुझे पूरा याद है वो। लेकिन जब लिखता हूँ उसको तो वो कुछ और ही निकल आता है। 3-4 दिन बाद करेक्ट करता हूँ तो हो जाता है, ऐसी बात नहीं, हो जाता है, कंट्रोल में है। लेकिन जो काम मैं एक दिन में कर लेता था, वो काम करने के लिए मुझे 4 दिन लग रहे हैं, टाइम लग रहा है। वो तो है। अच्छा, एक शंभू साहू का एक सवाल है, फिर उसके बाद हम बस लास्ट। जी शंभू पूछो ना, अभी क्या भागने। नमस्कार पीयूष जी। हाँ नमस्कार पीयूष जी। जी पूछिए। अनुराग जी, पीयूष भाई, शंभू जी भी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह में रह चुके हैं, और रूपा पब्लिकेशन में लंबे समय तक कंसल्टिंग एडिटर रहे हैं, और खुद कहानी और उपन्यास हिंदी में लिखते हैं, अंग्रेजी के पत्रकार होते हुए। वाह, थैंक यू सर, थैंक यू सर। पीयूष जी, मेरा 2 छोटा सवाल था, बट दोनों लिंक्ड हैं, इसलिए पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, कोई 2 किरदार हैं जो आपने देखे पर्दे में, आपने नहीं निभाए, पर वो आप करना चाहते थे? पर्दे पर तो नहीं सर, थिएटर में है। थिएटर में है। पर्दे पे कोई भी ऐसा किरदार नहीं था जो आपने सोचा कि शायद मैं बेटर कर सकता था? बेटर तो नहीं कर सकता मैं। पान सिंह तोमर करने की बड़ी, इरफान का परफॉर्मेंस देखने के बाद में पान सिंह तोमर करने की मेरी हसरत रह गई कि यार कभी काश कभी ये कैरेक्टर या इस जैसा कैरेक्टर मिले, तो फिर जो है मैं कैसे करूँ। वो है कैरेक्टर। थिएटर में आपने कौन सा बताया? थिएटर में कौन है आर्थर मिलर का विली लोमन, ओके है ना। एक है टेनेसी विलियम्स का स्ट्रीट कार नेम डिजायर में, जो मार्लन मैंडो ने किया था स्टैनले कोलेस्की। वो 2 कैरेक्टर्स मेरी करने की हमेशा से इच्छा रही। ओके जी सर, मेरा दूसरा इसी से जुड़ा सवाल था सर। मतलब बॉलीवुड एक प्राइवेट एंटरप्राइज की तरह काम करता है, जो कि जाहिर भी है क्योंकि उसमें लोग अपना पैसा लगाते हैं, पर आपको लगता नहीं कहीं पे कोई इस तरह का एक सिस्टम होना चाहिए जहां पे किरदार सबको, मतलब 4-5 एक्टर्स को जाएं कि कौन बेटर कर सकता है? तो आपको लगता नहीं उसमें जो लोगों का पर्सनल जो रिलेशनशिप है लोगों से, जो कौन किसका कैंप आता है, उसकी वजह से बहुत सारे अच्छे किरदार, अच्छे एक्टर्स को नहीं जा पाते? आपको ऐसा लगता है? नहीं, जा रहे हैं सर। अभी के बारे में आप पिछले 10 साल के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। अभी तो जा रहे हैं। अभी तो जो है, मतलब ये जो कुछ किया है इन लोगों ने, तिग्मांशु धूलिया ने, अनुराग का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है नए सिनेमा में, अनुराग कश्यप का, विशाल भारद्वाज, ये इम्तियाज अली, सुजीत सरकार, राजू हिरानी, इन सब ने ऐसा किया है कि मतलब अभी तो जा रहा है। अभी तो बहुत सारे लोग, ऐसे लोग जो डिजर्व करते हैं, वो लोग एक्टिंग कर रहे हैं, और जिनके पास में शक्ल सूरत नहीं, मेरे जैसी शक्ल सूरत नहीं है, मेरी भी शक्ल सूरत नहीं है, मैं अमिताभ बच्चन या शम्मी कपूर जैसा, मैं अनफिट हूँ। अगर ट्रेडिशनली देखा जाए तो सिनेमा के हिसाब से मैं अनफिट हूँ, लेकिन आज की तारीख में मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मुझे रोल्स मिल रहे हैं। ऐसे अभी तो जा रहा है। अभी के बारे में आप ये इल्जाम मेरे ख्याल से देना मुश्किल होगा कि अभी नहीं मिल रहे। अभी तो मिल रहे हैं, अभी तो आज की तारीख में तो मिल रहा है। पीयूष भाई, शुक्रिया। पीयूष भाई, एक लास्ट की रिक्वेस्ट आई है, अगर आप। अरे लास्ट क्या पूछो यार, मैं बोर नहीं हो रहा अभी। अच्छा, अरे वाह, तो फिर तो चलिए, मैं तो खुद ही कॉन्शियस हो रहा था कि कहीं हमने कितना। नहीं, मैं बोर नहीं हो रहा। मैं आज वॉक करने का इरादा त्याग चुका हूँ। एक हर्षवर्धन की रिक्वेस्ट आई है कि हर्ष की, एक बगल में चांद होगा, अगर पीयूष भाई थोड़ा अगर याद है। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल। अच्छा, मैं इसको आपको उसका असली वर्जन सुनाता हूँ। अच्छा, ओके। था। अच्छा, ये तो मैंने अनुराग के लिए किया था। जी। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां, हम चांद पे रोटी की चादर डालकर सो जाएंगे,
और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। एक बगल में खनखनाती सीपियां हो जाएंगी, एक बगल में कुछ रुलाती सिसकियां हो जाएंगी। हम सीपियों में भर के सारे तारे छू के आएंगे और सिसकियों को गुदगुदी कर कर के यूं बहलाएंगे। हम तेरी सिसकियों पे कोई रोने आएगा, हम न कर जो आएगा वो फिर कभी ना जाएगा। याद रख पर कोई अनहोनी नहीं तू लाएगी, लाएगी तो फिर कहानी और कुछ हो जाएगी। होनी और अनहोनी की परवाह किसे है मेरी जान, हद से ज्यादा यही होगा कि यहीं मर जाएंगे। हम मौत को सपना बताकर उठ खड़े होंगे यहीं, और बूंदी को ठेंगा दिखाकर खिलखिलाते जाएंगे। ये था ओरिजिनली एक बगल में चांदो। क्या बात है। कायनात काजी इसी से जुड़ा हुआ कुछ सवाल पूछना चाहते हैं जी? हाँ पूछो कायनात। पहले वाला सवाल था मेरा हुस्ना वाले सवाल के साथ कि आप स्क्रीन पर हुस्ना को के रूप में आलिया को देखना पसंद करेंगे, तो लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि फिर पीयूष के रूप में किसे देखना चाहेंगे? पीयूष के रूप में क्या? पीयूष के रूप में किसको देखना चाहेंगे? पीयूष कैसे आता है? उसमें जावेद आता है, मेरा दूसरा कैरेक्टर है उसमें जावेद, जिसने खत लिखा है वो पीयूष मिश्रा नहीं है, वो जावेद कैरेक्टर है जो उसका प्रेमी है, जिससे उसकी शादी होने वाली थी और पार्टीशन की वजह से नहीं हो पाई। वो लखनऊ में आ गया, लखनऊ से वो लेट 60s में उसके 2 बच्चे हो चुके हैं। हुस्ना इज स्टिल अनमैरिड, हुस्ना हैज सीन ऑल द ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन, तो आपकी उसने शी डिसाइडेड कि शी वोंट गेट मैरिड। तो यहाँ से वो खत लिखता है लेट 60s में कि व्हाट ऑल हैपेंड ऑन द नेम ऑफ दिस न्यू लैंड कॉल्ड पाकिस्तान। यार ये अधिक बोल रहा हूं तो मुझे रोना जाएगा। ओह हाँ, है ना? ठीक है। और जी उमेश, हाँ धरा कुछ पूछने वाली थी, पर धरा पूछो। जी पीयूष जी, एक थोड़ा सा अभी शायद ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी एक सवाल है कि जो नए बच्चे जाते हैं काम के लिए इंडस्ट्री में, वो चाहे टीवी इंडस्ट्री हो, खास तौर पे फिल्म इंडस्ट्री में, उनकी ऐसी शिकायत होती है कि वहां पर अगर आपका वामपंथ की तरफ झुकाव नहीं है या आप घोषित तौर पे वामपंथी नहीं है, तो काम मिलने में या किसी एक खेमे में सेट होने में दिक्कत होती है। ये ऐसा बहुत सारे लोग आके शिकायत करते हैं। क्या सच में ऐसी बात है क्या? वामपंथ के लिए जी, बोलते हैं लेफ्ट की तरफ अगर आपका झुकाव नहीं है, वो आपको दिखाना पड़ता है कि हमारा इंक्लिनेशन है उधर। हरगिज नहीं है। सिलेक्शन हो जाए उसके बाद में अलग बात है। आप अनुराग के साथ में काम कर रहे हैं, आप वामपंथी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको निकाल देगा या आपके साथ में वो दुर्व्यवहार करेगा। अरे नहीं, ऐसी शिकायतें आती हैं। नहीं, कौन बोलता है ये? बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि हमको ये दिखाना पड़ता है मजबूरन कि नहीं हम भी थोड़े वामपंथी किस्म के हैं या समाजवादी किस्म के हैं या इस तरह की आइडियोलॉजी से रिलेट कर पाते हैं। वामपंथ का समाजवाद का सवाल नहीं आता, वहां पर तो टैलेंट का सवाल आता है। ऑडिशन में होना तो यही चाहिए। हाँ, ऑडिशन लेते हुए कोई भी आपसे ये पूछता है वामपंथी है कि नहीं, आपका परफॉर्मेंस कैसा है, इस पर सब कुछ इस पर डिपेंड करता है। ये तो बिल्कुल ही अगर किसी ने बोला है तो उसने बहुत ही बेबुनियाद इल्जाम लगाया है। नहीं, आइडियली तो ये होना चाहिए, पर ये जो बच्चे जिनकी मैं बात करूं, ये एक्टिंग से रिलेटेड नहीं है, ये एक्टिंग से रिलेशन नहीं है, इनका लेखन से है। वो बोलते हैं कि जब भी कभी हम ऐसा लेखन से संबंधित है। हाँ, उनसे हो सकता है। मतलब लेखन में सीधा आपके मतलब आता है ना, आपके मानसिकता क्या है आपकी, लेखन में हो सकता है। लेखन में आपके बातचीत करने के बाद में आप वामपंथी हैं या नहीं है, समाजवादी हैं या नहीं है, सोशलिस्ट हैं या नहीं। और ये कहा जाता है कि जैसे ही समझ आता है कि अच्छा आपकी आइडियोलॉजी कहीं राइट विंग की तरफ है, तो फिर बड़ी मुश्किलें होती हैं हमें। ये हो सकता है, ये मैं ये नहीं बोलता कि होता ही है, लेकिन मैं ये बिलीव कर सकता हूँ कि हो सकता है। वैसे ये भी होगा, ये भी मेरे ख्याल से इस बात का होता है कि आपको कुरोसावा पसंद है कि नहीं, या आपको रे बाबू पसंद है कि नहीं। अगर कुरोसावा पसंद है, कई लोग बोलते हैं कि मुझे कुरोसावा अच्छे नहीं लगते, मैंने देखे हुए हैं सब, इस बात पर जो है डिसाइड होता है। मेरे ख्याल से ऐसा तो वर्ग भेद नहीं है जैसा आप बतला रहे हैं। नहीं, अब चूंकि आप लोग तो उस मुकाम तक पहुंच गए हैं तो शायद नहीं फील करना पड़ता हो, लेकिन ऐसा बताते हैं। और जब उनको सुनते हैं तो उस वक्त हमें ऐसा लगता है कि हाँ, जो इंसिडेंट्स ये बता रहे हैं तो शायद हुआ होगा, कि जैसे ही रिफ्लेक्ट हुआ आइडियोलॉजी वैसे ही आपको थोड़ा सा दरकिनार करने लग जाते हैं। ये मैंने तो देखा नहीं आज तक,
अच्छा है। एक सवाल का जवाब इसका इसमें आ गया। एक राजीव तुले जी ने सवाल पूछा था कि विचारधारा पर प्रभाव कितना होता है लेखन का, ये खैर आ गया। एक पीयूष भाई एक सवाल और आया था, वो ये विचारधारा पर दबाव कितना होता है लेखन का? नहीं, विचारधारा का प्रभाव लेखन पर कितना आता है, वो सवाल का, चूंकि आपने जवाब दे दिया उसका। एक सवाल ये आया था कि क्या जो हिंदुस्तान के जो ओरिजिनल कैरेक्टर्स थे उनको गढ़ने में कहीं कोई कोताही हुई? लोगों का कहना है कि संभवतः महाराणा प्रताप हैं या फिर ऐतिहासिक कैरेक्टर्स को गढ़ने में थोड़ा बॉलीवुड ने कंजूसी दिखाई ओवर द इयर्स, शायद वो होता तो। इसमें सर क्या होता है ना कि हमारे यहाँ पर जो जिस तरह की परंपरा है ना कि बहुत ही ज्यादा हम जो है साधु संत किस्म के लोग हैं। हम बहुत सुभाष चंद्र बोस, आपको एक बार की एक सीरीज आई थी 1986 में, उसमें फ्रीडम फाइटर्स की जिंदगी बताई गई थी अलग अलग। उसमें एक भगत सिंह पर भी थी जिसमें मैं सुखदेव कर रहा था, उसकी डायरेक्टर थी अमाल अल्लाना। जी जी जी, अमाल अल्लाना। तो उसमें अलकाई साहब की बेटी जो है, तो उसमें मेरी वो एपिसोड बने नहीं पाया। उसके पहले एक एपिसोड आ चुका था सुभाष चंद्र बोस जी पर। अब सुभाष चंद्र बोस जी पर वो बैन हो गई, उसको एपिसोड की वजह से बैन हो। उस एपिसोड में सुभाष चंद्र बोस जी को एक पीले रंग का पेय पदार्थ पीते हुए बता दिया गया था, जिस पर ये इल्जाम जो ये इल्जाम था कि इन्हें शायद शराब पीते हुए बताया गया। अब बाबा वो आदमी है, वो शराब भी पियेंगे, वो इसमें क्या बुरी बात है? उसमें क्या बुरी बात है उसमें? तो यहाँ पर इतने मीम में निकाले जाते हैं कि हमेशा आपके मतलब सुंदर स्वस्थ प्यारा कैरेक्टर लिखा जाए, इसका दबाव बहुत होता है। तो इस चक्कर इसके चलते हुए बहुत सारे राइटर्स जो है कहते हैं कि यार लिखो ही मत ना, इससे बेहतर ये अगर कैरेक्टर्स हमें क्या मिल नहीं रहे क्या, और मिल रहे हैं और पर लिखो, वहां पर कोई जो भेदभाव नहीं है, वहां पर कोई बंधन नहीं है, वहां पर जहां तक चाहकर जाते हुए, इससे बेहतर ये कि फिक्शन कैरेक्टर लिखो जिसको हम ढंग से एक्सप्लोर तो कर सके। इस वजह से ये इकलौता कारण हो सकता है कि जो आपके अदरवाइज महाराणा प्रताप पर तो पहले बननी चाहिए फिल्म। मैं तो बोलता हूँ कि शिवाजी साहब पर और महाराणा प्रताप पर इन सब पर पहले बननी चाहिए फिल्म, लेकिन वो दबाव शायद पड़ता है कि हम जैसे मर्जी चाहे लिख नहीं सकते, उतना एक्सप्लोर नहीं कर सकते, इसका प्रभाव, इसका दबाव पड़ता है शायद आसपास के माहौल से। जी, एक अनुरंजन जी का बड़ा अच्छा सजेशन आया कि गगन दमामा बाजियों पर भी कुछ बात की जाए। बोलिए। अनुरंजन जी आप ही आए। और हाँ, मैं पीयूष भाई ये कह रहा था कि गगन दमामा बाजियों, चूंकि ये उस दौर की बात है जब आप थिएटर कर रहे थे और भगत सिंह पे उतना सब कुछ चल रहा था, जब फिल्मों की शुरुआत बहुत बेहतर तरीके से आपकी नहीं हुई थी, तो हम सब लोग आपके फैन इसलिए थे कि हर जगह हम लोग गगन दमामा बाजियों की चर्चा करते थे। तो वो कैसे क्रिएट हुआ? चूंकि सब लोग बात तो कर रहे हैं भगत सिंह को लेकर के आप पे, लेकिन वो जो उपन्यास छपा, कुछ कहानी जो हम नाटक मतलब सॉरी नाटक जो छपा, वो कैसे तैयार किया गया और कैसे नाटक को पब्लिश किया गया, वो कैसे डोमेन में आई, तो इसकी कुछ वैसी कहानी जो आम लोग नहीं जानते हैं, वो एक बार थोड़ी सी चर्चा हो। तो था उसमें क्या था कि एनके का था, एनके शर्मा मेरा दोस्त था, उसने मुझे ये दिया था कि वो पूरा स्टॉन्च लेफ्टिस्ट है, तो उसने मुझे आइडिया दिया था कि यार ये जो है आपके मतलब भगत सिंह पर प्ले करते हैं, वो कभी लिखा नहीं गया, सुना नहीं गया कैरेक्टर, उसके बारे में बहुत कम इतिहास में। 8th क्लास में आपके मतलब 8th क्लास में एक चैप्टर है कि भगत सिंह वो थे जो क्रांतिकारी थे और वो रेडिकल थे और बड़े उन्होंने सैंडर्स को मारा था, उन्होंने बम फेंका था, ये नहीं बतलाया बम कहाँ पर फेंका था, ये नहीं बतलाया वहां पर कोई नहीं था जहां बम फेंका था, ये नहीं बतलाया सैंडर्स को मार के उन्होंने बाद में कंडेम किया था कि हमने गलत मार दिया सैंडर्स को, एक आदमी के मरने से क्रांति नहीं आती, उन्होंने कंडेम किया था, अपने मुंह से कंडेम किया था। ये सिविल एंड मिलिट्री गजट पर छपा था उनका लेख कि हमने मारकर गलती कर दी, तो इसको करने की कोशिश कर। अच्छा, लिखता मैं उस वक्त नहीं था एक्ट 1 में प्लीज, तो मैंने कहा कि ठीक है लिख देंगे यार, एक प्ले है लिख देंगे। मैंने पढ़ने की कोशिश करी, तो पहला तो मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ ली, उसके बाद मैंने पढ़ा ये कि वो 23.5 साल के, बहुत सारी चीजें पढ़ ली, फिर बाद में मैंने पढ़ा कि मैंने कहा नहीं यार दोबारा पढ़ो, मैंने फिर चीज दोबारा पढ़ी, मैंने फिर ये पढ़ा, फिर मैंने कंफर्म किया कि 23.5 साल के थे क्या, तब मुझे मालूम पड़ा कि 23.5 साल के थे। फिर मैंने इतिहास को फेंका, फिर मैं कहीं और चला गया, मैंने कहा इनकी संस्मरण जो है शिव वर्मा साहब की जो है संस्मृतियां जो है बड़ा एक उसका बड़ा सूचक बना, वहां से बहुत इंफॉर्मेशन आई। फिर मालूम पड़ा कि ना केवल आपके ही वाज अ बॉर्न हीरो, 23.5 साल का 5 फुट 10 इंच का बंदा, गोरे रंग का बंदा,
जिस पर राजगुरु साहब का ये हिस्टोरिकल स्टेटमेंट है कि इसको लड़कियों से बचाते बचाते दम निकल जाती है। ये उनका हिस्टोरिकल स्टेटमेंट है। इतना इंटेलिजेंट, जायंट ऑफ द इंटेलेक्चुअल, जायंट ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स, अपनी मर्जी करने वाला, बेहद मधुर, बेहद सुधार, हंसी मजाक करने वाला, पोएट्री करने वाला, गाने गाने वाला, है ना। इसके बाद में जिंदगी में एक मौका नहीं आया जबकि उसके जेब में कोई किताब नहीं देखी थी, एक मौका नहीं था। लोग बोलते थे कि इसके जेब में हमेशा कुछ ना कुछ लिख रखा रहता है। जिसकी अंग्रेजी 2024 में बहुत खराब थी, जिसने जिद में आके अपनी अंग्रेजी 2028 से क्या 1924 तक बहुत खराब थी, उसने अपनी अंग्रेजी 4 साल में इतनी मुखर कर ली कि मुझे अंग्रेजी, सब प्लान था उसके दिमाग में कि ऐसा करूंगा, मैं बम फेंकूंगा, उसके बाद में मेरा इंटरेक्शन होगा, बाहर की प्रेस से मुझे लड़ना पड़ेगा, क्रांति विचारों से आती, ये सब चीजें मैंने कहा, ये सब चीजें इसने की 23.5 साल में। और भी है, कमांडर चे भी हैं रिवोल्यूशनरी, आपके मतलब फिदल कास्ट्रो भी हैं, महात्मा गांधी साहब, परम आदरणीय महात्मा गांधी साहब थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे, पंडित नेहरू थे, ये सब कम नहीं थे। लेकिन इन सब ने एक उम्र में पहुंचने के बाद में उस मुकाम को पाया। इस व्यक्ति ने इतनी कम उम्र पा लिया और उसके बाद में मृत्यु को प्राप्त हो गया हंसते हंसते, मैं जा रहा हूं, और अपनी मृत्यु को प्लान किया कि मैं अभी मर जाऊंगा तो मृत्यु का फायदा नहीं होगा, मुझे 2 साल बाद मरना है, मुझे ये ज्वाला पूरी भड़का के जानी है। इन 2 साल जेल से आंदोलन चल रहा है, भूख हड़ताल कर दी, 114 दिन की भूख, अरे 114 दिन की भूख हड़ताल किसने सुनी है? विचारों में है किसी के? विचारों में है क्या हम कर सकते हैं? 4 दिन भूख रह जाए हमें स्थिति हो जाए हमारी। इस तरह का बंदा क्या हो, इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे को अभी तक यकीन नहीं होता कि इस तरह का बंदा था, ऐसा बंदा हुआ होगा। तो वो और हंसोड़, तो मैंने कहा इनके से कि मैं यार लिखता हूँ, और लिखते हुए मैंने एक बात का ध्यान रखा कि मैं यंगस्टर्स के बारे में लिख रहा हूँ, यंगस्टर्स के लिए लिख रहा हूँ। मैंने पूरा प्ले ऐसे ही लिखा जैसे कि हम बातचीत के तौर पर लिखते हैं। मैं निबंध नहीं लिख रहा था, मैं आलेख नहीं लिख रहा था, मैं कॉम्प्रिहेंशन नहीं लिख रहा था, मैं प्ले लिख रहा था जिसमें मजा आना चाहिए लोगों को। बहुत हंसे लोग बाग, बड़ा हंसोड़ प्ले है। और फिर मुझे लगा कि यार अगर भगत सिंह पर गाने अगर लिखा जाए और गाने अगर उसके वक्त की नज़में नहीं डाली जाए, अगर गाने नहीं लिखे जाए तो फिजूल है। तो मैंने आई मेड इट अ म्यूजिकल, तो अपना म्यूजिक मैं खुद ही करता था, अपनी लिरिक्स मैंने लिखी। पुराने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, 4 लाइनें बिस्मिल साहब के लिए, उसके बाद में अपनी लाइंस ऐड करी उनको वोट देने के लिए कि ये हमारा, हम आपको याद करते हैं। ऐसा करके इस तरीके से पूरा फुल फ्लेजेड म्यूजिकल बना, जिसको हमने 1994 में किया था, लेकिन उसको मैं ढंग से एक्सप्लोर कर पाया अभी पिछले साल जब मैं वापस थिएटर में गया, तब मैंने इसको एक्सप्लोर किया कि यार इसमें इतनी गुंजाइश थी, इसको पूरी तरीके से एक्सप्लोर करता है। तो मैं पूरा निगल लिया भगत सिंह को। उसके बाद फिर मैंने इनको वही जो मैंने बतलाया कि देखना शुरू किया, भगत सिंह से मिलना शुरू किया, बातचीत करनी शुरू करी। वो मेरा जो अपना ट्रिप है, अब मेरा अपना ट्रिप है। तो मेरे से अधिक जो है जानकारी है लोगों को भगत सिंह के बारे में, तो लोगों ने कितना लिखा है, कितना पढ़ा, कितना मतलब उनके किस्से हैं। भगत सिंह की विधवा, जो कभी ऐसा मालूम पड़ा कि वो थी नहीं औरत, कभी वो औरत थी नहीं। भगत सिंह की माँ वो तो थी, खैर भगत सिंह की विधवा जो औरत थी नहीं, उस औरत के फोकलोर्स हैं वहां पर पंजाब में। भगत सिंह की विधवा के फोकलोर्स हैं, जो औरत मेरे हिसाब से, तमाम हिस्टोरियंस के हिसाब से एग्जिस्ट ही नहीं करती है। उसके किस्से हैं वहां पर, फोकलोर्स हैं। उसके बारे में बताइए कितना बड़ा, मतलब कई बार दंत कथाएं जो हैं हकीकत से बड़ी बन जाती है। ये दंत कथा जो है हकीकत से बड़ी बन गई, बिल्कुल। भगत सिंह विधवा, तो ये बहुत बड़ा आदमी था। मतलब मैं तो उसको आज तक नहीं समझ पाया और अभी तक समझने की कोशिश कर रहा। क्या यही पैशन था जिसकी वजह से आप लौटे थे और आपने भगत सिंह पर प्ले लिखा जो लास्ट ईयर आया था? मतलब क्योंकि उस दौरान तो ये कहा जाता है ना कि फिल्म में जाने के बाद आमतौर पर लोग लौटते नहीं है, पर अरे उल्टा, मैं तो फिल्म में जाने के बाद में जब मैंने खूब पैसा कमा लिया, खूब तो नहीं कमाया, जितना भी कमाया मतलब मेरे परिवार के लिए काफी था। उसके बाद में फिर मैं जो है आपकी, मैं तो रात में सो नहीं पा रहा था और मेरी बीवी अलग मेरे प्राण खा रही थी, क्या तुम हमेशा सिनेमा करोगे, ये करोगे, वो करोगे। उसने मेरा थिएटर देखा हुआ है, वो मेरे थिएटर के वक्त की साथी है, तभी हमारी शादी हुई थी जब थिएटर चल रहा था मेरा। तो संस्मरण याद करती है वो, तो कि यार थिएटर में वापस जाओ और वो थिएटर करो। तो मैंने किया। फिर ये लोग इतने, और ये मेरे जो तंबू करके ग्रुप जो है, जो मैनेजमेंट है, जो मेरा काम भी संभालते हैं, तो तंबू के एक्टर्स मिले, वो इतने, वो करते करते जितना मैं भगत सिंह के बारे में जानता था मुझसे अधिक जान गए वो। सर ये भी डॉक्यूमेंट्री बनी है, ये भी आलेख है, ये भी डॉक्यूमेंट्री है, ये भी वो आए थे तो यहाँ पर जब
वो बम फेंकने आए थे, 2 महीने की रेकी की थी उन्होंने यहाँ पर। तो एक मुल्ला जी थे जिन्होंने आपके भगत सिंह को देखा था उस वक्त, उनका जब पूरा का पूरा एक डॉक्यूमेंट्री है कि वो बतलाया करते थे कि कितना खूबसूरत जो नौजवान था। इन सब बातों से प्ले बना, इन सब ये सब पूरे के पूरे भक्ति में सराबोर थे भगत सिंह, तब नहीं जाकर ये प्ले बना। एवरीबडी लिव्ड एवरी लाइन, हर बंदे को हर लाइन याद थी। हम आंख मूंद कर एक बंदे को बोलो कि तुम भगत सिंह का पाठ कर सकते हो, तो हर बंदा कर सकता है, भले वो राजगुरु कर रहा हो, भले वो छोटा रोल कर रहा हो, बड़ा रोल कर रहा हो, सुखदेव कर रहा हो, भगत सिंह कर रहा हो, किशन सिंह कर रहा हो, आजाद कर रहा हो, हर बंदा इस प्ले का पूरा पूरा पाठ कर सकता है। इतने ये जो लेस थे इस प्ले से। ओके, कुछ 2 लोग दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने सवाल नहीं पूछा, अगर पूछना चाहें। आओ भाई। परोमा भट्टाचार्य दिखाएं, और हर्षवर्धन के रिक्वेस्ट दोबारा से आई, वो पूछना चाहते हैं। उमेश पाठक जी भी पूछना चाहते थे। आओ जी। उमेश जी आप पूछ लीजिए, फिर परोमा भी आ गई हैं तो परोमा पूछ लेंगे, क्योंकि उमेश जी ने पहले हाथ उठाया था। जी उमेश भाई। जी नमस्कार सर, नमस्कार। बहुत शायद बहुत देर से मैं ऑडियो को बहुत आभार अनुराग जी का। आप इसको हटा दीजिए, इससे कुछ गड़बड़ हो रही है, आपके ईयरफोन्स से गड़बड़ हो रही है। मेरा सीधा सा प्रश्न है सर कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। नहीं आपकी आवाज, उमेश भाई आपकी आवाज नहीं आ रही, आप इसको जरा हटा दीजिए, फिर हटा के पूछ लीजिए, शायद इसमें कोई दिक्कत है। सीधा सा सर के बहुआयामी कलाकार होने के क्या फायदे? नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ थोड़ा सा, फिर आप दोबारा आइए। परोमा आप पूछ लीजिए जब तक, फिर हम। नमस्ते पीयूष जी। नमस्ते जी। नमस्ते। बहुत बड़ी फैन हूँ, और आपका जो गाना है दबी चवन्नी, इसको हम हर हफ्ते सुनते हैं। अरे वाह। और बहुत उसको हम बहुत बहुत पूरा सब परिवार सुनता है वो गाना। अरे आप इसकी सुने परोमा का थोड़ा सा। मेरे सवाल के बाद ये एक लाइन दबी चवन्नी का जरूर गाए, बहुत रेलेवेंट है आज के जमाने में वो गाना। हाँ जरूर। परोमा जी थिएटर करती हैं पीयूष भाई। अच्छा। ये दरअसल मेरे एक दोस्त हैं तारिक खान जी, उनके 2 गाने किए थे मैंने, उसमें से एक था दबी चवन्नी। मुझे लिबर्टी दी थी कि आप मुझे एक डांस नंबर दीजिए। तो मैंने कहा डांस नंबर के लिए मेरे पास क्यों आए हो? तो उन्होंने कहा मुझे आपके किस डांस नंबर चाहिए। तो मेरे अपने थे, सोशो पॉलिटिकली मैं उससे बच नहीं पाता। तो गाना आप सुनना चाहती हैं? ये है रे रुपयों की भरमार साथ में दबी चवन्नी, आए रे सिक्कों की झनकार साथ में दबी चवन्नी, आए रे रुपयों की भरमार साथ में दबी चवन्नी, आए रे सिक्कों की झनकार साथ में दबी चवन्नी, देश का बोझा लेके 4 धाम में घूम गई सरकार साथ में दबी चवन्नी, सामने 2 खादी की टोपी पहने भूले बिछड़े यार साथ में दबी चवन्नी, आए रे रुपयों की भरमार साथ में दबी चवन्नी, आए रे सिक्कों की झनकार साथ में दबी चवन्नी। बहुत शानदार। धन्यवाद। मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे है, क्योंकि आप थिएटर से जुड़े रहे इतने साल, कोई थिएटर में कई तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं, गुफ अप्स हो जाते हैं, कभी कोई मजेदार वाक्य हो जाता है प्रोडक्शन करते वक्त या स्टेज पर, कोई ऐसा आपको यहाँ पर कुछ मैनेज करना पड़ गया और कोई चीज करनी पड़ गई, कोई ऐसा वाक्य जो हमेशा आपको याद रहे आपके थिएटर करियर में? तो मैं जरूर सुनना चाहूंगी। मेरा एक बड़ा प्रसिद्ध प्ले, उससे मेरा कैरियर बना था एक्चुअली। हैमलेट करके था मेरा। मैंने वाज स्टडीइंग इन सेकंड ईयर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। 1985 1 जनवरी को वो प्ले खुला था। मेरे जो पहले एक्टिंग टीचर थे फ्रिट्ज बेनेविट्स, जर्मनी से थे, प्रोफेसर फ्रिट्ज बेनेविट्स, उन्होंने डायरेक्ट किया था। तो उसमें मैं हैमलेट करता था और बहुत ही वो तूफानी एंट्रीज थी उसकी, आना जाना, ये करना वो करना, और छोटे से स्पेस में हुआ करता था। अगर आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय गई हैं और आपने वहां पर सर्कुलेशन यूनिट स्टूडियो नंबर 2 देखा है, तो उस स्पेस में हुआ करता था, बहुत ही कॉम्पैक्ट था। तो उसमें जो है एक बार याद है मुझे, मतलब बहुत अहम वाकया तो नहीं है, उस वक्त मेरे 2 दांत जो थे प्रीमोलार्स जो है वो जो है नकली लगे हुए थे। मतलब वो नकली मतलब निकाल सकते थे उनको आप यूं करके और यूं पहन सकते थे उनको। अब तो खैर परमानेंट है वो। तो जो है वो करते हुए जो है मैं डायलॉग बोला एकदम से, और मुझे लगा कि मेरे अंदर से कुछ चीज निकल के ऑडियंस के अंदर जाके गिर गई। तो मैं समझ नहीं पाया कि हुआ क्या। तो मैंने मुंह थोड़ा जबान टटोली अंदर, तो मालूम पड़ा कि मुंह पूरा खाली लग रहा है। वो पूरा अच्छा खासा स्पेस लेते हैं दांत,
तो मैंने कहा कि पूरा एकदम मालूम पड़ा कि वो दांत निकल गया और एकदम से मेरी स्पीच लड़खड़ा गई, क्योंकि मैं जो उन दांतों के साथ बोलने का अभ्यास था। जी जी जी। मैंने रिक्वेस्ट करी कि मैं पॉज किया, मैंने कहा भाई मेरे को मुझे मेरे दांत वापस कर दो, जिससे कि मैं एक्टिंग नहीं कर पा रहा। ये थोड़ा सा हादसा था बस, और तो कुछ याद नहीं है मुझे। मजेदार हादसा था ये। जी, एक सवाल पीयूष भाई, इनका उमेश जी का आगे आया क्योंकि उनके ऑडियो में दिक्कत थी, और ये सवाल एक और सवाल से जोड़ के पूछ रहा हूं मैं कि पीयूष सर, कलाकार के तौर पर बहुआयामी होने के क्या फायदे व नुकसान है? एक इससे जुड़ा सवाल और था कि आपको अब तक का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला? मतलब चूंकि कॉम्प्लीमेंट्स एक्टर्स को मिलते हैं, थिएटर में भी मिलते होंगे और फिल्मों में भी मिलते होंगे, तो ये दोनों सवाल मैं क्लब कर रहा हूँ। बहुआयामी होने का नुकसान तो यही है कि आप कहते हैं कि भाई जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन, है ना? आप कहते हैं कई बार, अंग्रेजी में सूक्ति है, अगर आप सब काम अच्छे कर जाओ तो फिर आपको, कर्ण था ना, कर्ण महाभारत में कैरेक्टर था कर्ण। जी। कर्ण को एक मृत्युंजय करके नॉवल है, मृत्युंजय वो जो है मराठी नॉवल है, हिंदी में अनुवाद हुआ है उसका, शिवाजी सावंत ने लिखा है। उसमें कर्ण की साइक लिखी है उन्होंने कि एक्चुअली बच्चे के तौर पर कर्ण कैसा रहा होगा। तो बच्चे के तौर पर कर्ण को ये सौगात मिली थी, कवच कुंडल मिले थे, कवच मिला था, कुंडल मिला था, तो उसे बड़ी परेशानी हुआ करती थी एक छोटे बच्चे के तौर पर कि मैं अपने सीने में चाकू मारता हूँ और मुझे कुछ असर नहीं होता क्योंकि कवच था उसको। मेरे कुंडल ऐसे चमकते हैं गंगा के किनारे पर, ये क्यों चमकते हैं और बच्चों को तो नहीं चमकते? तो जो उसके लिए सौगात थी, गिफ्ट थी, वो उसके लिए अभिशाप बन गई थी। तो ये ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ कि जो आपके मतलब मैं क्या करना चाहता हूँ, एक्चुअली मैं कंफ्यूज हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ। बहुत दिनों तक इस कंफ्यूजन में रहा कि मैं ये भी कर लूं वो भी काम हो गया, ये भी कर लूं वो भी काम हो गया। तो सही मायने में क्या करना चाहता हूँ, ये मैं अभी सीखा कि मैं अगर नपतुला रहूं तो मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ और वो भी कर सकता हूँ, बिना बहुत ज्यादा अभिमान के हुए, टाइम देकर। तो ये तो आपके मतलब पहले वाले सवाल का जवाब है। दूसरा सवाल क्या था आपका? दूसरा सवाल था कि बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला और वर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला? बेस्ट कॉम्प्लीमेंट सर ये मिला, मतलब ये मेरे पिछले 10 जो विवेचना जाने के बाद में बेस्ट कॉम्प्लीमेंट, आप अच्छे आदमी हो गए। अच्छा, वाकई ये मेरे लिए बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था, क्योंकि मैं अच्छा आदमी नहीं था किसी जमाने में। और ये कॉम्प्लीमेंट किससे मिला, अगर आप बता सकें? ये मेरा कोई फैन था। अच्छा। आप बहुत अच्छे आदमी हो, यानी अच्छे आदमी हो। अच्छा। ये मैंने कहा यार, मैं यकीन नहीं हुआ काफी देर तक। मैंने कहा यार तुम मैं बोलो अच्छा एक्टर हूँ, अच्छा ये हूँ, अच्छा वो हूँ। मैं तो ये बातें सुनने के आदी था, या खराब एक्टर हूँ या खराब लिरिसिस्ट हूँ। तो उसने बोला कि आप बहुत अच्छे आदमी हो सर। वो भोपाल में था मेरे ख्याल से, भोपाल में कोई बंदा, मैं कॉफी पीने के लिए गया था वहां पर, तो कैफे कॉफी डे में कोई बंदा आया था मेरे पास में कि सर मैं आपसे बहुत ज्यादा आपसे बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आप बहुत अच्छे आदमी। मैंने कहा यार मैं निहाल हो गया, ये सुनकर मैं निहाल हो गया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा। मतलब ये कॉम्प्लीमेंट अगर मिल जाए ना किसी को, तो ये आपके 100 कॉम्प्लीमेंट का बात कि आप अच्छे आदमी, ये हासिल करना बहुत ही मुश्किल बात है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने 1 घंटे का टाइम देके 2 घंटे का समय दे दिया हमको। हुआ 2 घंटे हो गए। यहाँ भी आपको बहुत से ऐसे कॉम्प्लीमेंट मिलने वाले हैं। अरे तो 2 घंटे हो गए, 2 घंटे लगभग होने जा रहे हैं। और मैं करते हैं, अरे और 3 घंटे करो ना इसको। मैं फ्री हूँ यार, मैं तो अपना वॉक की तिलांजलि ले चुका हूँ आज। हर्षवर्धन का एक सवाल और है, और बाकी लोग चूंकि अब कायनात भी हैं, धरा भी हैं, अनिल पांडे भी हैं, इधर और भी कुछ लोग जुड़े हैं, एक सत्यव्रत जुड़े हैं त्रिपाठी लखनऊ से भी, वो भी पूछिए। हर्ष का एक सवाल था कि मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। जी हर्ष। पीयूष भाई, एक सवाल मेरे मन में और आ रहा था जब आप, हालांकि वो संदर्भ एकदम से वो नहीं है, जब आप भगत सिंह की बात कर रहे थे, तो वो तो खैर बहुत मतलब ऐसा कैरेक्टर है कि जो हम सब के लिए एकदम से, जिसको आप कहते हैं कि अभी तक आपको भी समझ में नहीं आया, हम में से किसी को समझ में नहीं आता कि उस उम्र। लेकिन मैं थोड़ा नॉर्मल कैरेक्टर्स की तरफ बात कर रहा हूँ कि अभी भी हमारे जो फिल्मकार हैं, अभी भी जब हमारे जो OTT प्लेटफॉर्म पे जो वेब सीरीज बना रहे हैं, अभी भी जो हमारे इवन मैं अभी ताजा बोलूं कि जो पंचायत भी हमने देखी, जो भी हमने बहुत खूबसूरत सी वेब सीरीज है पंचायत, वो भी हमने देखी, तो वो सारे कैरेक्टर वो कोई 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले या और पहले मिलते हैं।
इधर क्या कैरेक्टर्स में कुछ इतनी सिमिलरिटी हो गई है, या वो जो जिसको आप कहते हैं कि लोक गायब हो गया है समाज से, सब कुछ एक जैसा होने लगा है, सब शहर जैसे होने लगे हैं, सब बड़े सभ्य से हो गए हैं, या कहें कि जो सबकी ओरिजिनलिटी थी, जो सबका मूल था कि हर आदमी अलग है, राजस्थान अलग हो गया, यूपी अलग हो गया, पंजाब अलग हो गया, बिहार अलग हो गया, मतलब ये जो था कैरेक्टर्स गायब हो रहे हैं क्या? हम उनको पीछे ही जाके खोज पाते हैं, अभी कोई कैरेक्टर नहीं मिलते, ये थोड़ा सा मुश्किल हो रही है क्या? मतलब बॉम्बे में जो फिल्में बन रही हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से अंचल की तरफ ताकना शुरू किया है लोगों ने। अभी जो है आपके बरेली की बर्फी आई तो उसमें बरेली में घुस गए लोग। इसके बाद में आपके ये ग्वालियर का जो नाम भूल रहा हूँ उसका मैं, उसकी और इसकी ये मतलब आपके अंचल में जाकर जो है लोक में जाकर इन लोगों ने वहां के थीम्स निकालने शुरू किए। वहां का जो है परिवेश में, उसी परिवेश में ये पिछले 4-5 साल से चलन आया है। वो बड़ा सुखप्रद है, वो बड़ा सुखप्रद है ना। ये विशाल भारद्वाज ओंकारा में चले गए, आप यूपी में चले गए, इसके बाद में वो चले गए कश्मीर में, आपके हैदर में, है ना, यहाँ मकबूल में तो खैर बॉम्बे में रहे। ऐसे ही जो है अलग अलग अंचल में जाकर एक्सप्लोर करना शुरू किया है, क्योंकि ये जो है मॉडर्न प्लॉट्स जो है अब धीमे धीमे खात्मे पर है। मॉडर्न प्लॉट्स में मजा नहीं आ रहा लोगों को, उनको हम देख चुके हैं। वो लगता है कि ये प्लॉट हम देख चुके हैं, ये परिवेश हम देख चुके हैं, ये बोलने का तरीका ये हम देख चुके हैं, हमें कुछ नई चीज लाओ। तो भाषा वापस आ रही है। ये भूमि पेडनेकर की और आपके आयुष्मान की एक फिल्म थी जिसमें उसको कंधे पर चढ़ा के वो रेस करता है, उसमें बहुत सारी आंचलिक भाषाओं का प्रयोग हुआ। सीमा पाहवा एकदम से स्टार बन गई है, बहुत बड़ी स्टार बनी है वो। क्यों? क्योंकि उसका बोलने का तरीका जो है आपके उसमें अंचल का परिवेश है। मेरी एक दोस्त है सीमा अलका अमीन, बहुत बढ़िया बोलती है। तो ये जो है अंचल को हम नए तरीके से खोज रहे हैं, अभी खोजना शुरू किया है। अच्छा सुखद संकेत है, मेरे ख्याल से आगे बढ़ेगा। ओके पीयूष भाई, जो भी आपने बात कही बहुत अच्छी बात थी। इसमें मुझे लगता है कि आप ये कह रहे हैं कि जो सिनेमा है वो अंचल और गांव की तरफ वापस जा रहा है। लेकिन इसमें एक जो मुझे थोड़ी सी जानकारी है, फिर उसके बारे में आप आगे और बताएंगे। जैसे कुछ सरकारें हैं जो इस तरह पैसा दे रही हैं ऐसी फिल्मों को उनके स्टेट में उनके इशू को बनाने के लिए, प्रमोट करने के। तो क्या ये बड़ा वजह वो पैसा लेना है, या वाकई में बॉलीवुड की इच्छा है कि गांव की तरफ जाएं, वहां की स्टोरी लाएं, वहां की कहानियां लाएं? क्या ये वजह है? सर, फिल्म इंडस्ट्री की केवल एक इच्छा होती है कि उसकी फिल्म हिट हो जाए, और वो साम दाम दंड भेद से हो, वो पैसा लेकर हो, वो या पैसा लेकर नहीं हो, कैसे तो भी करके उसमें पैसा लगे। अगर पैसा वहां से आ रहा है तो उसमें क्या बुरी बात है? हमारी फिल्म में लग रहा है ना वो, तो अनुचित तो इस्तेमाल नहीं हो रहा उसका। तो अगर उस चक्कर में वो अपने अंचल को प्रमोट कर रहे हैं, अपने प्रदेश को प्रमोट कर रहे हैं, तो उसमें क्या बुरी बात है? पान सिंह तोर में देखिए क्या फिल्म बनाई है उसने, आपके मतलब पूरा का पूरा चंबल उसने क्या एक्सप्लोर किया है। तो उसमें पैसा कहीं किसी का उसका अनुचित इस्तेमाल नहीं हो रहा, उसमें पैसे पिक्चर में लग रहा है। तो सुखद संकेत है, सुखद संकेत। ओके, सत्यव्रत आपको भी है, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है, क्या आप पूछना चाहेंगे? अच्छा, सत्यव्रत की आवाज नहीं आ रही है। कायनात काजी पूछना चाहते हैं। जी कायनात। हाँ, एक सेकंड, आप पूछिए। पीयूष जी। हाँ जी। आपके बहुत सारे किरदार हैं, आपका पसंदीदा किरदार कौन सा है? रिवॉल्वर रानी, वो फिल्म चली नहीं थी, कंगना के साथ में की थी मैंने। वो मेरा भी पसंदीदा किरदार है। हाँ, वो सबसे अधिक वो फिल्म चली मैं नहीं उस फिल्म को में देखती हूँ। हाँ, बहुत बार मैं उसे रिपीट में देखती हूँ। हाँ, वो मुझे पसंद है। पहले तो मेरे प्रदेश की फिल्म है, ग्वालियर की फिल्म है, भोपाल प्रदेश उसमें दतिया, ये सब जो एक्सप्लोर किए गए। और दूसरा एक किरदार है जो आपने ना देखा है, मालूम नहीं आप देख सकती हैं कि नहीं, एक हॉलीवुड में फिल्म की थी मैंने, द प्लेबैक सिंगर। वो मुझे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि जो मैं इकलौता उसमें आपके हिंदुस्तानी किरदार था, और आई वाज डूइंग द सेंट्रल कैरेक्टर, आई वाज डूइंग द रोल ऑफ प्लेबैक सिंगर, और बाकी सब उसमें अमेरिकन एक्टर्स थे। वो इकलौता किरदार, इकलौती फिल्म है जिसका मुझे अवार्ड मिला है विदेश में। अदरवाइज मुझे आज तक कोई अवार्ड नहीं मिला। मुझे नकार दिया गया हिंदुस्तान में कि आपके तुम्हें अवार्ड लायक कोई नहीं, साले एक्टर, सारा एक्टर। तो वो मुझे इसलिए भी पसंद है, इसलिए नहीं पसंद है, उसमें मैंने अच्छा किया था, बहुत अच्छा किया था।
अंग्रेजी मेरी भाषा नहीं थी, फिर भी जो है मैं अंग्रेजी को आत्मसात करने में कामयाब हुआ था उसमें, तो वो आई लाइक। उसके अलावा जो है आपके रिवॉल्वर रानी। पीयूष जी, रिवॉल्वर रानी का जो अंत है वो इंगित करता है कि इसका सीक्वल आएगा, सेकंड पार्ट आएगा। वो पता नहीं क्या वो अंत कर दिया था उसने ऐसे ही, उस वक्त संभावना थी, साईं कबीर डायरेक्टर जो है उसका, उस वक्त संभावना थी उसकी कि इसको आगे करूंगा। अब टाइम हो गया, मतलब बहुत पहले आई थी, 1914 की फिल्म, 2014 की फिल्म है वो, अब तक तो कुछ आया नहीं, अभी तक तो कुछ संकेत हुआ नहीं, अब देखिए क्या होता है। हमें इंतजार है, हमें इंतजार है। और अभी कई लोगों के हाथ आ रहे हैं। अतुल गंगवार दोबारा आए हैं क्या? अतुल भाई आप दोबारा। मैं बीच में आउट हो गया था क्योंकि नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन इतनी दिलचस्प बातचीत चल रही है कि मैं सुनना चाहता हूँ। मुझे बड़ा आनंद आ रहा है सुनने में पीयूष भाई को आज। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और पीयूष भाई ने कह दिया था, मैं कॉन्शियस हो रहा था 1 घंटे को लेकर, अब तो वो 2 घंटे भी लगभग पूरे हो चुके हैं। जी धरा, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? नहीं, मैं पूछना तो नहीं चाह रही थी एक्चुअली, बस मैं एक और हिंदी से रिलेटेड एक अपनी जिज्ञासा थी जो सामने रख रही हूँ पीयूष जी के, कि अभी भी रोमन में या इंग्लिश में ही स्क्रिप्ट या स्क्रीन प्ले लिखे जा रहे हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं। मैं हिंदी तो जब मतलब तक, अरे जब तक मैं तो जब अगर शिफ्ट करता भी हूँ अगर लोगों की ना, तो उसकी जो 1.5 महीने पहले मंगवाता हूँ, जो मैंने बोला 1.5 महीने पहले मंगवा लेता हूँ, उसमें भी कई लोगों को जो है उन्होंने कहा हमें तो मालूम ही नहीं था कि आप हिंदी में पढ़ते हो, तो नए सिरे से पूरी की पूरी हिंदी में टाइप होती, उसमें तो मैं बहुत सख्त हूँ, बहुत सख्त। बस ये तारीफ आपकी हमने बहुत सुनी, इसके लिए हमको शुक्रिया भी करना चाहिए हिंदी पट्टी वालों को। और भी लोग हैं, बच्चन साहब हैं, वो भी हिंदी में पढ़ना, मनोज वाजपेयी वो भी हिंदी में पढ़ना पसंद करता है। हाँ जी, वो कहे, और लिखता भी मैं हिंदी में, कंप्यूटर पे लिखता मैं हिंदी में, जब तक मैं 5 बार काट नहीं लेता उसको, मेरी स्क्रिप्ट को चुरा नहीं सकता, क्योंकि पहले तो मेरी हैंडराइटिंग पसंद नहीं आएगी, समझ नहीं आएगी उसको। दूसरी बात है कि उस पर इतनी काटापीटी हो चुकी होती है कि उसको समझना जो मेरे अलावा किसी के वश की बात नहीं। तो ये बहुत सुखद है ये कि आप देवनागरी में पढ़ते हैं। अनुरंजन झा भी हाथ उठा रहे हैं, एक बार और बोलो जी अनुरंजन जी। पीयूष भाई, पान सिंह तोमर के समय आपने कहा था कि काश एक किरदार हमको मिलता, कोई और किरदार कोई ऐसा लगा आपको इधर हाल के दिनों में कि जो लगता कि शायद ये पीयूष भाई को मिलता तो और मजा आता? पिक्चर की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, पिक्चर की बात कर रहा हूँ। पिक्चर में ऐसे खास किरदार नहीं है, पिक्चर में भी वही थिएटर के किरदार, मतलब विदेशी किरदार तो है। मुझे आपके वो किंग ऑफ कॉमेडी, रॉबर्ट डिनिरो और मार्टिन स्कॉर्सेज़े की फिल्म है किंग ऑफ कॉमेडी, वो क्या कालजयी परफॉर्मेंस है, बाकी जो है मैं तो लंबी सोच रहा हूँ, मैं आज 57 का हो गया, मुझे लगता है कि कोई मुझे गॉडफादर क्यों नहीं देता। ब्रांडो ने जो किया था, मुझे आई वुड लव टू डू इट, मैं करना चाहता हूँ उसको, मतलब मेरे पास में एक्सपीरियंस भी है और उतनी उम्र भी है। बार बार उम्र बोल रहा हूँ, इससे मतलब आप मुझे बूढ़ा मत समझ लीजिएगा। है ना? तो ये करना चाहता हूँ। लेकिन एक सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है पीयूष भाई, कि जितना थिएटर में आपके टाइम पर एनएसडी में एडेप्टेशंस हुए, बड़े जो अच्छे प्लेस थे उनको लेकर, क्या फिल्मों में उस लेवल पर एडेप्टेशन हुए अच्छी कहानियों को लेकर, या फिर मान लीजिए कुछ आपकी पीढ़ी के कुछ लोगों ने शेक्सपियर को लेकर एडेप्ट तो किया, विशाल भारद्वाज ने किया जैसे, लेकिन क्या आजकल के कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, और या कहीं कमी आपको लगती है? कहानियां तो कर रहे हैं एडेप्टेशन वगैरह, विशाल ने किया है मेरे ख्याल से, और हाँ विशाल ने किया, हाँ और लोगों ने मेरे ख्याल से नहीं किया, इतना अधिक नहीं किया, है ना। ये विद्या बालन की जो पहली फिल्म थी, उसमें उन्होंने क्या नाम थी, विद्या बालन की परिणीता, उसमें जो है एडेप्टेशन था, बहुत दिनों बाद हुआ था। विशाल ने किया, विशाल ने छोटी स्टोरीज का भी, शॉर्ट स्टोरीज का भी किया, प्लेस का भी किया, उसने रस्किन बॉन्ड की स्टोरी का भी किया, ब्लू अम्ब्रेला, हाँ। और लोगों ने अपनी स्क्रिप्ट लिखी, नई स्क्रिप्ट लिखी, मतलब मेरे ख्याल से तो किसी ने इंस्पायर्ड बाय कह सकते हैं कि हाँ भाई हम इससे इंस्पायर्ड हुए, उतना एडेप्टेशन नहीं हुआ, ये बात सही है कि उतना एडेप्टेशन नहीं। कुछ यंग एक्टर्स जो कि आजकल आए हैं, वो आपको पसंद है? अरे सब पसंद है, मैं नाम कैसे लूं, मतलब किसी ने तो कहा कि पीयूष भाई का कॉम्प्लीमेंट भी बड़ा दमदार होता है, मतलब अरे ये साला दीपक डोबरियाल गजब है, कमाल कर रखा है उसने, नवाजुद्दीन गजब है, ये कौन पंकज त्रिपाठी गजब है, पंकज त्रिपाठी गैंग्स ऑफ वासेपुर में ढंग से नहीं करा गया उसको रिव्यू, वरना पंकज त्रिपाठी ने उसमें हम सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस किया था, वो छोटा सा रोल था उसका, वो जो आपके कसाई होता है, बिल्कुल। अरे वो ये लोग रिव्यू क्यों नहीं करते, ढंग से करना नहीं जानते, रिव्यू करते हैं तो आपके मतलब ये बड़े बड़े नाम ले देते,
ये हो गया, ये दिव्येंदु हो गया, ये अभी पाताल लोक में इसने जो किया है, क्या नाम है, जयदीप कमाल किया ये ऋचा चड्डा, ये छुपी हुई एक्ट्रेस थी, इसको मैंने देखा था इसमें, मैंने पहली फिल्म लिखी थी सुजीत सरकार की, यहाँ उसमें छोटा रोल किया था इसने, नवनीत कौर नहीं, अरे जिसने लकी नहीं वो स्पेशल ऑप्स में जिसमें टेस्ट केस में जिसने रोल किया, टेस्ट केस में, अरे अक्षय कुमार के साथ में जिसने रोल किया, बहुत बढ़िया एक्ट्रेस है, बहुत बढ़िया एक्ट्रेस है। अच्छा निमृत कौर कहना चाह रहे हैं। निमृत कौर क्या एक्ट्रेस, मैं तो इतना कॉम्प्लीमेंट देता हूँ, मैं तो मेरा वश नहीं हो रहा, मैं अगर मेकर होता तो मैं उसको बहुत बढ़िया 3-4 रोल दे चुका होता, इतनी बढ़िया एक्ट्रेस जिसने किया। अच्छा, बहुत अभी तो भरपूर है, अभी जिसने इसमें पाताल लोक में जिसने अभिषेक करके एक्टर है, जिसने उसको रोल किया है, वो जो साइलेंट रहता है, हथौड़ा त्यागी, अभिषेक बनर्जी, वो क्या रोल किया, बोला ही नहीं उसमें, मतलब वो बिना बोले आप कितना बड़ा परफॉर्मेंस करना, ये आसान काम नहीं है, इन लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी दीपक डोबरियाल और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ये बन गए हैं, लेकिन इनके भी आपके मतलब इनको बड़ा टक्कर देने वाले लोग आ गए, ऐसी और ऊपर से वो डायरेक्टर कास्टिंग भी है, कास्टिंग, हाँ। अच्छा वो ये कंट्रोवर्सी है। नहीं, अगर उसने अपना कास्ट किया है तो उसने कास्ट नहीं किया होगा, उसने नहीं, डायरेक्टर ने किया होगा कास्ट, उसको उसने अपने कास्ट वो अगर थोड़ा सा, चूंकि अभी आप उसकी बात कर रहे हो, अगर बता सके, आपने जैसे कहा कि मैं तैयारी करता हूँ, जब अभी खासकर इरफान की डेथ के बाद आया था कि वो किस तरह की एक्टिंग करता है, थिएटर में एक बात कही जाती है मेथड एक्टिंग, कुछ कहते हैं करो कुछ मत करो टाइप से, ये किरदार की तैयारी आप लोग क्या करते हैं? मतलब जैसे मेथड एक्टिंग नाम, मेथड एक्टिंग एक ये समझते हैं कि मेथड एक्टिंग सीरम का नाम है, वो जो किसी के भी पीछे लग जाएगा इंजेक्शन से तो वो एक्टर बन जाएगा, अरे वो नहीं है बाबा, वो एक हर एक्टर का काम करने का एक तरीका है, उस तरीके को मेथड कहते हैं। मैं इरफान के मेथड से काम नहीं कर सकता, इरफान मेरे मेथड से काम नहीं कर सकता, उस तरह से दिलीप कुमार भी आपके मेथड एक्टर है, क्योंकि उनके पास में काम करने का एक तरीका है ना। ऐसे अच्छा, इसमें इस चक्कर में एक बहुत बड़ा एक्टर का नाम लेना भूल गया मैं, उसके लिए बड़ा रिकॉर्ड है मेरा, वो है रणबीर, रणबीर कपूर, उसके लिए बहुत रिकॉर्ड है, मतलब स्टार एक्टर में एक ही बंदा है जो आने वाले दिनों में कालजयी होने वाला है, इतना सिंसियर बंदा है। आप रणबीर कपूर की बात कर रहे हैं? रणबीर कपूर की बात, बहुत बड़ा एक्टर है, बहुत बड़ा एक्टर, वो एक्चुअली बोलता है कर दिखाता है, वो मतलब उसके साथ दो तीन पिक्चरें हो गई मेरी, तमाशा में किया, फिर रॉकस्टार में किया, और इसमें छोटा रोल किया था खैर संजू में, वो बहुत बड़ा एक्टर है। तो ये मेथड एक्टिंग ऐसी कोई चीज नहीं होती, मतलब ये यूनिवर्सल, ये जन्मी थी एक्चुअली रशिया से, स्टैनिस्लवस्की और ये एंटन चेखव वगैरह एक साथ बैठकर जो है रिहर्सल किया करते थे, वहां पर कम पनपी, वहां से चली गई अमेरिका, वहां पर ली स्ट्रासबर्ग ने आपके इसको इंट्रोड्यूस किया कि एक मेथड एक्टिंग नाम की चीज होती है। इत्तेफाक से पहले बैच में या पहले कुछ दिनों में वो एक स्टूडेंट आया वहां पर 1950 में, जिसका नाम था मार्लन ब्रैंडो। जी। उसने जो किया, हर चीज अंतिम हो गई कि जो ब्रैंडो ने किया वो मेथड एक्टिंग होती है। वो उसने पहली बार स्टूडियो सिस्टम को ब्रेक किया, पहले स्टूडियो हायर करता एक्टर को, उन्होंने कहा मैं पहली फिल्म में मैं 1 मिलियन लूंगा वरना पिक्चर नहीं करूंगा, ऐसा अड़ियल एक्टर था वो, और इतना ही बड़ा एक्टर था वो। तो उसने ये बड़ी, उसके बाद फिर आए पचिनो वगैरह सब आते गए वहां पर, एक्टर स्टूडियो में पढ़ते गए, सभी अपना अपना मेथड याद। अब देखो ना, पचिनो का अलग मेथड है, डिनीरो का अलग मेथड है, हॉफमैन का अलग मेथड है, रॉब वुडवाल का अलग ही मेथड है, वो करते ही नहीं एक्टिंग। मैडम मेरिल स्ट्रीप, मेरी तो उनके चरण छूने की इच्छा है, अगर कहीं मिल जाए तो मैं उनसे बोलूंगा कि गिव मी अ टाइट मदरली हग, मैम छोड़ूंगा नहीं आपको, बिना पैर छूंगा मैं आपके। क्या एक्ट्रेस है, क्या एक्ट्रेस है। एक थी कैथरीन हैपबर्न, मेरी जनरेशन ने देखी नहीं, कैथरीन हैपबर्न क्या एक्ट्रेस थी, बहुत बहुत बहुत, ये लोग बड़े जबरदस्त एक्टर हैं। तो ये हर बंदे के काम करने का तरीका है, उसे मेथड एक्टिंग कहते हैं। यहाँ पता नहीं कैसे इसको आपके मतलब तो दो उदाहरण दे दीजिए फिर अपने कार्यक्रम को। जैसे अभी आपका इलीगल चल रही है, मैंने इलीगल देखा, वो आप उसमें आप एक वकील हैं, हाई प्रोफाइल वकील हैं, और आप थोड़ा सा स्कीमिंग कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में भी जाना चाह रहे हैं, थोड़ा नेगेटिव शेड्स है। और रॉकस्टार का नाम लिया आपको, मुझे बेस्ट सीन लगता है वो जो मालिश वाला सीन है, जब रणबीर वो आपने क्या किया है, मतलब आप, मतलब मैं जितनी तारीफ करूं शब्द नहीं है मेरे पास,
वो जो आवाज निकाली है आपने, पता नहीं कहाँ से आवाज निकाली पता नहीं कहाँ और वो रणबीर कपूर कंट्रोल नहीं कर पाता। मुझे लगता है रणबीर को वो नेचुरल हंसी आई होगी जब आपने ऐसे ही है। मतलब इलीगल में भी आपके मतलब ह्यूमन कैरेक्टर, मतलब ही इज नॉट अ ब्लैक कैरेक्टर, ह्यूमन कैरेक्टर। जी जी, ह्यूमन कैरेक्टर जो इतना मैनिपुलेटिव हो सकता है, इस तरीके से कंसीव करते हैं इसको, इतना मैनिपुलेटिव हो सकता है, बट ही इज अ ह्यूमन कैरेक्टर। एनी ह्यूमन बीइंग कैन बी दैट मैनिपुलेटिव। मतलब मैनिपुलेटिव होने के लिए उसका काला दिखना और यहाँ पर होंठ कटा होना और हाथ में चाकू लेना यही पर्याप्त नहीं है। एक बहुत सभ्य बंदा भी इतना मैनिपुलेटिव हो सकता है। मैंने इस तरीके से कंसीव किया था उसको। मैंने नया ही मेथड, ये 3-4 साल में मैंने नया मेथड, ये इसमें बहुत खोजबीन की इसमें इस परफॉर्मेंस में मुझे बहुत फायदा हुआ। मैं इलीगल से बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे इससे बहुत फायदा हुआ। जी जी। लोगों ने जाना इसलिए नहीं, बल्कि मुझे व्यक्तिगत तौर पर जो है मैंने इससे सीखा। और रॉकस्टार तो अब रॉकस्टार थी इम्तियाज ने। एक्चुअली मैंने बहुत पहले, जब इम्तियाज बहुत छोटा था, एक्शन में काम करता था 1992 में, 91-92 में, तब मैंने तब मैं रोमियो एंड जूलियट को जो है अडेप्ट कर रहा था चांदनी चौक में। ओके। तो मैंने इसको एक स्टोरी सुनाई थी कि एक सीन बतलाया था उस एडेप्टेशन का, कि मैं इसको ऐसे अडेप्ट कर रहा हूँ कि वहां पर जो है आड़ती व्यापारी जो होते हैं, आड़ती व्यापारी जिनकी रद्दी का कारोबार होता है, बाणिये, ये लोग बहुत सारे जो आपके मतलब यमुना घाट पर बैठे हुए हैं नंगे, केवल एक लंगोट पहन के, और बहुत सारे लोग उनको जान से मारने की कोशिश कर, हर बंदे पर एक बंदा लगा हुआ मोटर ताजा, उनको जान से मारने की कोशिश कर रहा है। कैमरा बहुत ऊपर है और कैमरा जैसे जैसे नीचे आता है तो मालूम पड़ता है कि वो उनकी मालिश कर रहा है, गर्दन मरोड़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ठाट वो आवाज कढ़ाई निकाल रहे हैं, बड़े गंदी आवाज निकालते हैं वो। तो उसने कहा कि मैं तब से मेरे दिमाग में, जैसा उसने बतलाया मुझे, कि तब से मेरे दिमाग में सीन रह गया और मैंने ये पर्टिकुलर सीन, छोटा सा सीन आपको जो है आपको लेकर कंसीव किया है, तो आप मुझे परफॉर्म कर दो। तो उस वक्त किसी को हंसी नहीं आ रही थी, ना मैं हंस रहा था, ना रणबीर हंस रहा था, ना अनिल मेहता जो कि कैमरामैन थे, ना इम्तियाज था, किसी को हंसी नहीं आ रही। कर दिया, करने के बाद में मतलब वो ऐसा सीन हो जाएगा ये मुझे मालूम नहीं था कि इतना हिट हो जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह हो गया, तो थैंक यू। जी जी, एक सवाल मेरा। हाँ अनिल पूछिए। पीयूष भाई, किसी को बनाने में, किसी के व्यक्तित्व बनाने में एक शहर का बड़ा रोल होता है। तो ये जो पीयूष मिश्रा है शहर का, लेकिन जो ये पीयूष मिश्रा है, ये जो एक हरफन मौला कलाकार हैं, वो किस शहर ने जो है इस पीयूष मिश्रा को डेवलप किया? ग्वालियर, दिल्ली या मुंबई? हाँ, दिल्ली। आपने कितने साल पूरा टोटल गुजारे दिल्ली में? 20 साल गुजारे दिल्ली में। हर चीज मैंने सीखी। एक्टॉन का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। एक्टॉन का, एनएसडी का बहुत बड़ा योगदान है। इंडिपेंडेंट थिएटर जो मैंने किया उसका बड़ा योगदान है। मैं बहुत एंजॉय, बहुत तकलीफ है, सबसे अधिक तकलीफ भी वही झेली है मैंने। बहुत ही गंदी जिंदगी थी, बहुत गंदी जिंदगी बताई है, लेकिन अनुराग एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछिए। जी हाँ निधि पूछिए। पीयूष जी, मैं जैसे मैंने पहले भी कहा था, मैं लगातार आपकी ढेर सारे इंटरव्यूज देखती हूँ, और अभी जो आपने अभी आखिरी लाइन बोली कि मैंने बहुत झेला, ग्वालियर के विषय में कहा, परिवार के विषय में कहा, और विपासना के बाद एक बिल्कुल नया व्यक्तित्व उभर के सामने आ रहा है। पर कई बार आपकी इंटरव्यूज में लगता है कि आप बहुत वल्नरेबल हो गए हैं। क्या मतलब कुछ आप रोशनी डाल पाएंगे? क्या सचमुच हम आसानी से? हाँ, यही कारण, यही है, वल्नरेबल हो गया हूँ तो यही कारण है, विपश्यना के कारण है, और कोई कारण नहीं। आपकी शक्ल, हाँ, विपश्यना के कारण है। विपश्यना आपको जो है खोल देती है, मतलब धीमे धीमे आप अपने अंदर से गलते जाते हैं, धूमिल होते जाते हैं। आपके जितने विकार जो है ना, पहले विकार जाते हैं आपको, विकार जो, ऐसा नहीं कि विकार चले गए, भगवान नहीं बन गया, मैं संत नहीं बन गया, लेकिन वो विकार धीमे धीमे खुलने लगते हैं। आप सबसे बोल रहा हूँ, बाबा जाइए तो वहां पर जाइए, तो वहां पर जाइए। मतलब मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, एक ऐसा व्यक्तित्व जो मतलब शायद लोगों को बहुत ही दूसरे रूप में नजर आया, अचानक वो एक दूसरे रूप में नजर आने लगता है। क्या उसका असर एक्टिंग पे भी आता है? अरे बिल्कुल, जितना आसानी से आप सोच सकते हैं ना, जितना कंसंट्रेशन के साथ में आप सोच सकते हैं। पहले आप बड़े जंगली होकर सोचते थे, पहले ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, यहाँ वहां टक्करें। पहले मैं एक्चुअली रोल करता था तो मैं टक्करें मारता था, एक्चुअल टक्करें मारता, दीवार से टक्कर मार दी, रोल नहीं हो रहा टक्कर मार दी, लिखा नहीं जा रहा टक्कर मार दी, म्यूजिक नहीं हो रहा टक्कर मार दी।
वो टक्करे मारने का चलन अब धीमे 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 बंद हो गया है कि आराम से शालीनता के साथ में बैठकर आप सोच सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप सो सकते हैं, नींद आती है। और कई बार आप, जैसे हम कहते हैं ना कि आप कन्फेस करते हैं, बहुत सी चीजों को आपने कन्फेस किया है। ये जो एक व्यक्तित्व में बदलाव आता है ना, उसको आप, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब मैंने आपको पहली बार कन्फेस करते देखा कि मुझे दुख है कि मैं ये नहीं कर पाया, मुझे दुख है कि मैं माफी नहीं मांग सका। तो मुझे लगता है ये मुझे जो है शराब ने सिखाया। ये अल्कोहलिज्म जो था मेरा बिल्कुल अतिरेक पर हो गया था। तब कुछ लोग मिले मुझे, उन्होंने बताया कि ये सारे के सारा अल्कोहलिज्म एक सिंबल का नाम है। अल्कोहलिज्म जब सिंबल है, असली जो है प्रॉब्लम अंदर है आपकी। तो आप एक बार की ये लिख लीजिए जहाँ आप पाप करके आए हैं, और आप किसी बंदे से कन्फेस कर दीजिए। भले ही आप जिससे पाप करके आए हैं उसके पास मत जाइए, आप कहीं और कन्फेस कर दीजिए, तो आप हल्के हो जाएंगे। मेरी दम निकल गई कि यार मैं कैसे करूंगा, ये तो इम्पॉसिबल बात है, मैं तो बहुत गंदे गंदे पाप करके आया हूँ। फिर दुस्साहस करके लिखा मैंने उसको, बहुत दम निकल गई, बहुत दम निकल गई। जब लिखा तो आप ब्लैक एंड व्हाइट में जब लिखते हैं तो मालूम पड़ता है कि आप इतने बुरे पाप करके आए। आप सोचे, आपसे बात कर ले, सोच ले, तो आपको एहसास नहीं होता। आप ब्लैक एंड व्हाइट में लिखते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि आप इतने गंभीर पाप करके आए। फिर जब मालूम पड़ता है कि आप किससे कन्फेस करो तो आपकी और दम निकल जाती है। क्या कन्फेस किसी से करेंगे मतलब कहीं से किसी बोल दिया तो ये जो बातें आप कह रहे हैं ना कन्फेस करने वाली, अल्कोहलिक एनोनिमस जैसे आप कहते हैं उसको, वो एनोनिमस होता है। पर आज हम ये मैं एक्चुअली मैं जानबूझकर, आपने बोल दिया तो मैं उसका नाम लेता नहीं। एक्चुअली हम लोग जो है बिल्कुल गुप्त रहते हैं, किसी प्रेस को और सिनेमा को आपके मतलब इसकी जानकारी नहीं देते, और प्रेस भी हमारी इज्जत करती है इस बात को लेकर कि जो है हमें एनोनिमस रैंक दिया जाए। तो उसको मैं सार्वजनिक करना नहीं चाहता, उस नाम को मैं सार्वजनिक करना नहीं चाहता। लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ था, तो जिसके परिणाम स्वरूप मैं काफी भूल गया, काफी ढीला हो गया, सोने लगा रात को सोने लगा। आखिर में बस पीयूष भाई एक रिक्वेस्ट, बहुत ही बड़ा बदलाव है मेरे हिसाब से किसी भी व्यक्ति में। हिम्मत की बात है, दाद देती हूँ मैं आपको। थैंक यू, सलाम। थैंक यू, थैंक यू। गुलाबो सिताबों का जो गाना आपकी आवाज में है, क्या उसकी एक रिक्वेस्ट? जूतम फेंक यार याद भी नहीं है कि जूतम फेंक मोरी जिंदगी है, अरे जूतम फेंक मोरी जिंदगी, न जाने क्या मन में आई ऊपर वाले के, बनाई जुएगी दिल्ली। इतना याद है मुझे। क्या बात, मुझे मालूम था कि आप पूछेंगे, वरना मैं याद करके आता। मैं किसी की कोई कसर तो नहीं रह गई मेरे ख्याल से पीयूष नहीं है। सवाल के जवाब देने की बहुत अच्छा लग रहा है, समय देने की मुझे लगता है किसी ने कसर तो नहीं छोड़ी। किसी के मन में कोई सवाल? बहुत बढ़िया रहा अनुराग, बहुत अच्छा रहा पीयूष भाई। कायनात, लेकिन कायनात का मन नहीं भरा। एक सवाल कायनात फिर भी पूछा। देखो मन तो किसी का नहीं भरा है। पंगा ये, आप कितना भी बचा लो इस इंटरव्यू को नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल होने से, ये इंटरव्यू हो जाएगा। इंटरव्यू कॉन्ट्रोवर्शियल होते तो मैं उसमें अपने डरना छोड़ दिया मैंने कि अब कोई मारो जिसको, जो हर बंदे को खुश करके आप चल नहीं सकते, तो आप आपको एक दिल की बात बता देता हूँ। जब आपने हाँ कर दिया कि ठीक है मैं आऊंगा, लेकिन मेरी सारी कॉन्शियसनेस इस बात को लेकर थी कि कंफर्टेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब कंट्रोवर्शियल नहीं। लेकिन ये जो हुआ है इसको पूरा छापिएगा, जितना मैंने बोला है। हर बंदे के सवाल है, जी बिल्कुल, हर बंदे के सवाल है। ये दिए गए हैं। पीयूष भाई आज डीवी पलुस्कर की जयंती है, अरे तो एक आलाप तो जरूर बनता है उनकी याद में। मैं मेरी औकात नहीं है दिगंबर डीवी पलुस्कर, इनके सामने खड़े होने की भी औकात नहीं है मेरी। बहुत बड़े आदमी, बहुत बड़े आदमी। कायनात, आप सवाल पूछ लें फिर हम अपने कार्यक्रम को खत्म करेंगे। पीयूष भाई से मन की एक बात बताना चाहती हूँ। बोल। आपने जो लोरी लिखी है रिवॉल्वर रानी की, वो मैं रोज अपने बच्चे को सुनाती हूँ। अरे वाह कोई मुझसे बोलता है लोरी, वो लोरी अभी आराधना बोल कर गई, वो लोरी बोलता है मुझसे, तो मैं, जबकि उसके 2 वर्जन है, मैंने भी गाया और लड़की ने भी गाया है ना, लेकिन अगर मुझसे बोलता है कि वो लोरी कोट करता है मुझे, तो बहुत दिल से गाई है। बहुत छोटी है वो, बहुत छोटी है, लेकिन बहुत दिल से लगता है कि वो लंबी होनी चाहिए थी। वो इतनी जल्दी खत्म क्यों हो जाती है। बहुत सुंदर लोरी है, बहुत सुंदर लोरी है, बहुत। उसको सेकंड पार्ट लिख दीजिए। लेकिन मैंने सेकंड पार्ट, अरे नहीं, वो पुनीत ने लिखी थी, जिसने ये लिखा है गाना आपके जूतम फेंक,
उसने लिखे थे रिवॉल्वर रानी के गाने, तो उसने लिखी थी, बहुत ही बढ़िया लोरी है। बहुत एक सवाल की और इजाजत चाह रहा हूँ। सत्यव्रत त्रिपाठी का हाथ आ रहा है, ये लखनऊ से जुड़े हुए हैं, कार में बैठे हुए हैं, देखिए। बोलो जी सत्यव्रत बताइए, पूछिए सवाल। सर एक सवाल है और एक आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है। हाँ जी। सवाल ये है कि जैसे हम आपके अलग अलग कैरेक्टर्स अलग अलग जगहों पे देखते हैं, तो हम मतलब कौन सा कैरेक्टर आपको करें? मतलब वो हैप्पी भाग जाएगी क्या, उस्मान अंसारी, या फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर के चाचा, और मतलब जो भी और तमाम सारे कैरेक्टर हैं, हम मतलब आपके सबसे नजदीक कौन सा कैरेक्टर पाते हैं? बोला ना मैंने भी, रिवॉल्वर रानी। रिवॉल्वर रानी तो ठीक, इन दोनों में बताइए, मतलब आपका कहना मतलब इन दोनों में बताइए। अच्छा, इन दोनों में क्या आप ये पूछना चाह रहे हैं कि इन दो फिल्मों में किसको ज्यादा नजदीक पाते हैं? अच्छा, ओवरऑल वो रिवॉल्वर रानी बताया पीयूष भाई, पहले बता दिया जी। बहुत कॉम्प्लीमेंट है मेरा। हाँ बोलिए जी, बताइए। कॉम्प्लीमेंट ये कि ठीक है, आपको किसी ने बताया कि आप अच्छे आदमी हैं, अच्छा बुरा तो मैं नहीं जानता, लेकिन आप असली आदमी हैं। इतनी देर की चर्चा के बाद मैं लगातार सुन रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल ठीक भाई, ये कॉम्प्लीमेंट हमारी सबकी तरफ से। आप बेहतरीन, सरल आदमी, आपने असली आदमी है, 2 घंटे बांध दिया। ये कितने बड़े कलाकार हैं, ये भी आपने एक बार फिर से साबित कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उठने के, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष भाई। मिलते हैं बहुत अच्छा लगा पीयूष भाई। बिल्कुल, और मिलेंगे मेरे ख्याल से, अच्छे दिन आएंगे, इतना डिप्रेस होने की जरूरत नहीं, अच्छे दिन आएंगे। अनुराग जी आपका थैंक यू। आज ये 2 घंटे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई फिल्म स्टार ये कह सकता है कि अरे यार मैं फ्री हूँ यार, बात करो यार। ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अच्छे आदमी की पहचान ये होती है, और ये इन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया। हाँ जी, वो सत्यव्रत जी ने आज अच्छा कह दिया, असली आदमी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, थैंक यू, सभी को नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार।